Assalamu alaikum dear students. This is the fourth lecture of the series of course code 9053, that is history of English literature, and we were discussing the new classical age or the 17th century, and in 17th century we have discussed Milton. Our last lecture it concluded on the discussion on John Milton, who was one of the most notable poet in that age. Now we are going to have a look at John Dryden. जॉन ड्राइडन जो है बेटा ये स्टाइल में जो है ही इज़ अ बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू जॉन मिल्टन, बिकॉज जॉन मिल्टन ही यूज्ड ब्लैंक वर्स. उसने ब्लैंक वर्स यानी कि एम्बिक पेंटामीटर जो है और अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर को उसने यूज़ किया था अपनी पोइट्री और अपनी जो एपिक थी उसकी द पैराडाइज लॉस्ट उसमें. ऑन द अदर हैंड जॉन ड्राइडन जो है ही deviated from that trend of using the blank verse and he employed heroic couplet in his poetry. Heroic couplet जो है it has two lines and the both of the lines they rhyme together. ठीक है कि वो जो दो lines होती हैं जोड़े जोड़े की फॉर्म में पोइट्री लिखी जाती है दो लाइंस की, और वो जो दोनों लाइंस होती हैं वो आपस में राइम करती हैं, यानी कि आखिरी जो उनके अल्फाज हैं दे गिव द सेम टोन. So far as life of John Dryden is concerned, he was a Cambridge graduate. Cambridge से एजुकेट किया उसने, और जो कॉमनवेल्थ पीरियड था उसमें ओलिवर क्रोमवेल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे इसने काम किया. जब डेथ होती है क्रोमवेल की तो इसने उसकी डेथ में एक एयोलॉजी लिखी, और एयोलॉजी एक ऐसी पोएम होती है दैट इज़ प्रेजिंग द डेड मैन, ठीक है, जो कि उसकी तारीफ़ करती है. लेकिन ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट कि वो मौका परस्त था, मौका देखता था. जब उसको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो कॉमनवेल्थ के साथ नज़र आया तो वो क्रोमवेल का हामी हो गया. जब कॉमनवेल्थ पीरियड एंड हुआ और अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि वो मोनार्की जो है यानी कि बादशाहत को रिस्टोर करेंगे, तो वो फ़ौरन जो है ही चेंज द साइड्स, और फ़ौरन ही उसने लॉयल्टी अपनी बदली और रेस्टोरेशन के हक़ में और मोनार्की जो थी मतलब कि बादशाहत उसके हक़ में इसने नज़में लिखना शुरू कर दी, और इस तरह इसने अपनी मतलब कि जान बचाई और अपने आप को मोनार्क्स यानी कि बादशाहों की नज़र में अच्छा मतलब कि बनाकर इसने अपने आप को प्रेजेंट किया. जहाँ तक इसका पोइटिक स्टाइल है तो पोइटिकल स्टाइल जो है इसका आलमोस्ट जो है वो कन्वर्सेशनल स्टाइल ही है, जैसे कि मेटाफिजिकल पोइट्स का था जिसमें आपने जॉन डन की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें वो आई से बात शुरू करता है कि मैं जा रहा था तो आई लुक्ड. तो लेकिन जॉन ड्राइडन का जो स्टाइल है उसके अंदर एलोक्वेंस जो है वो कन्वर्सेशनल स्टाइल है लेकिन एलोकेंट है, यानी कि अच्छा स्टाइल है उसका. इसके अलावा इसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कुछ इसकी ट्रांसलेशंस के हवाले से हैं कि इसने रोमन पोइट ओविड और वर्जिल जो हैं इनकी पोइट्री को ट्रांसलेट किया, और इसके अलावा कंपोजिशन जो की कि अलग से कुछ इसने पोएम्स लिखी भी हैं, कंट्रीब्यूट भी की हैं. पोइट्री के अलावा जॉन ड्राइडन जो है इसने कुछ जो है वो प्लेस भी लिखे हैं, ड्रामास भी लिखे हैं, ड्रामेटिस्ट भी था, और ही हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लार्ज बॉडी ऑफ प्लेस कि अच्छी खासी तादाद में इसने जो है वो मतलब ड्रामास लिखे हैं. और उसके के मतलब ड्रामास जो हैं वो उस दौर का जो मशहूर लिटरेरी ट्रेंड था उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये जो ट्रेंड था इट वाज डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द वन प्रिवेलिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. ये जो ट्रेंड है इसको हम इंग्लिश ड्रामा की हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू हैव लुक एट इंग्लिश ड्रामा दैट डेवलप्ड इन द 17th सेंचुरी. जहाँ तक 17th सेंचुरी का ताल्लुक है तो वैरायटी ऑफ प्लेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए अर्ली 17th सेंचुरी में, अनटिल जब 1642 आया. प्योरिटन्स जो थे वो गवर्नमेंट में आ गए, और प्योरिटन्स जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले तो थिएटर को बैन किया. उन्होंने कहा कि नहीं,
ड्रामास जो हैं ये ईवल हैं और इनसे ईवल फैलता है और ये एंटरटेनमेंट है, तो लिहाजा ये नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले थिएटर्स जो थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जो 1642 से पहले का पीरियड है और 1660 यानी कि रेस्टोरेशन के बाद का पीरियड है, इसमें जो ड्रामास प्रोड्यूस हुए वो आइदर कॉमेडी थे या फिर वो ट्रेजिडी थे। इसमें जो सबसे नोटेबल नेम है वो बेन जॉनसन का है और एक नाम विलियम कॉन्ग्रीव का है। दो जो राइटर्स हैं ये रेस्टोरेशन ड्रामा के हवाले से सिग्निफिकेंट हैं। बेन जॉनसन जो है इसने एक अलग से यॉन्ड्रा जो था कॉमेडी का, यॉन्ड्रा का मतलब क्या होता है, किस्म, ठीक है, टाइप जो थी, अलग से कॉमेडी की टाइप्स हैं आगे, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, सोशल कॉमेडी है, बेतहाशा मतलब के कॉमेडी की टाइप्स हैं ना आगे। तो बेन जॉनसन जो है इसने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो थी इसको इंट्रोड्यूस किया और इसके ऊपर इसने लिखा। बाकी ड्रामाटिस्ट जो थे वो आइदर दे वर राइटिंग कॉमेडी और दे वर राइटिंग ट्रेजिडी। तो शेक्सपियर की जो आखिरी फेज थी लिटरेरी प्रोडक्शन की जिसमें उसने ट्रेजिडी कॉमेडीज लिखी, बाद प्ले राइटर्स जो थे उन्होंने इस ट्रेंड को भी फॉलो किया, लेकिन जो उनके प्लेस की क्वालिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती गई, यानी कि बुरी होती चली गई एज़ कम्पेयर टू दी शेक्सपियर। तो इसी वजह से शेक्सपियर जो है उसको स्टैंडर्ड समझा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो था वो इंग्लिश ड्रामा का नेक्स्ट फॉर द 100 और 200 ईयर्स जो है उसका डिक्लाइन जारी रहा। और जो रहती मतलब कसर थी शेक्सपियर के बाद जब 1642 के अंदर थिएटर्स के ऊपर पाबंदी लगी, तो जब जाहिर है जो राइटर्स होते हैं उनका फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है ना इसमें, कि ड्रामाज जो हैं वो आपके थिएटर्स में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रामाटाइज किए जा रहे हैं। तो चूँकि थिएटर्स के ऊपर पाबंदी लगी तो लोगों ने ड्रामाज लिखना छोड़ दिए ना, फॉर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के 20 वर्ष तक ऑलमोस्ट ये पाबंदी जारी रही। रेस्टोरेशन के बाद फिर दोबारा ड्रामा जो था थिएटर्स ओपन कर दिए गए, तो अगेन जो पोस्ट रेस्टोरेशन पीरियड का ड्रामा है वो आइदर कॉमिक और ट्रेजिक नेचर का है, दोनों नेचर्स उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक फॉर्म है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जिसको लिखने वाला बेन जॉनसन है, या फिर हीरोइक ट्रेजिडीज़ हैं जिनकी डेवलपमेंट जो है वो रेस्टोरेशन के बाद होती है, ठीक है। तो 17th सेंचुरी जो है, 17th सेंचुरी मतलब कि 1600 से लेके 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके जो अर्ली डेज थे 17th सेंचुरी के, इसमें ड्रामा जो था ये अपने अरूज पे था ना, क्योंकि शेक्सपियर वाज राइटिंग उसकी लाइफ का सेकंड फेज़ और उसकी लाइफ का थर्ड फेज़ जो है वो अर्ली 17th सेंचुरी है। और उसके बाद फिर जब प्योरिटन्स गवर्नमेंट में आए, कॉमनवेल्थ पीरियड जो है इसके अंदर होता ये है कि ड्रामा का डिक्लाइन जो है, अब जाहिर है जब एक इतना अजीम राइटर आता है तो उसके बाद नेचुरली डिक्लाइन आता है ना, कि उसके स्किल्स को मैच करना बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसमें जो इस पीरियड में 17th सेंचुरी के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर है वो बेन जॉनसन है, ठीक है। बेन जॉनसन जो है एज़ फार एज ही इज़ कंसर्न तो इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, कि इसने मतलब कि ब्रिकलेयर या फिर मेसन यानी कि मिस्त्री के तौर पे काम किया, सोल्जर के तौर पे काम किया, इसके अलावा एक्टर के तौर पे भी इसने काम किया। इसने शेक्सपियर के मतलब ड्रामों में एक्टर किया है, एक्टिंग की, और शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के ड्रामास के अंदर एक्टिंग की, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने कौन से ड्रामेटिस्ट के ड्रामास के अंदर एक्टिंग की, तो इट वाज बेन जॉनसन के जिसके ड्रामे के अंदर शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। जहाँ तक बेन जॉनसन की एजुकेशन का ताल्लुक है तो इसने आखिरकार फाइनली मेहनत मतलब कर करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसने डिग्री हासिल की, और ये प्रोफेशनल प्ले राइटर और पोइट जो है वो बना। थारोली लर्नेड मैन था, पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। और जो एंशियंट हिस्टोरिकल और लिटरेरी वर्क्स हैं उनके साथ इसको अच्छी खासी वाकफियत थी। 2 ट्रेजिडीज़ हैं इसकी, सेजनस और कैटिलाइन। ये जो रोमन हिस्ट्री के रियल इवेंट्स हैं इनके ऊपर मतलब कि बेस करती हैं, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, बताती है हमें कि ही वाज ट्रूली अवेयर ऑफ द रोमन हिस्ट्री, कि वो रोमन हिस्ट्री से वाकिफ़ था। और वो जो रोमन राइटर्स हैं जिनमें सेनेका, टैक्टिटस
जुवेनल शामिल हैं, इन लोगों से वो वाकिफ़ था और वो अपने ड्रामास के अंदर इन राइटर्स की लाइन जो है कोट करवाता है अपने अपने करेक्टर्स से, जो अगेन रिफ्लेक्ट करता है उसकी स्कॉलरशिप को कि बेन जॉनसन ही वाज ट्रूली एन एजुकेटेड मैन। एक और बेटा इसके जो प्लेस की क्वालिटी है वो ये है कि इसने यूनिटीज़ को फॉलो किया है। ही हैज़ फॉलोड द यूनिटी ऑफ टाइम, ही हैज़ फॉलोड द यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, जो कि एंशंट ग्रीक राइटर्स मतलब जिस चीज़ को आइडियल डिक्लेयर करते थे तो उन यूनिटीज़ को इसने फॉलो किया है। तो इनिशियल जो इसके प्लेस हैं वो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है। इसमें से एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है, सिलेबस का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इसका आइडिया अगेन उसकी लर्निंग और उसकी एजुकेशन से उसने निकाला है, ठीक है। वो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है या ह्यूमन बॉडी जो है उसको वो ये कहता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 4 डिफरेंट लिक्विड्स जो है उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो जो 4 लिक्विड्स हैं उनमें नंबर 1 पे ब्लड है, फ्लेम है, येलो बाइल है और ब्लैक बाइल है, 4 लिक्विड है। अब हर एक जो लिक्विड है उसकी अगर एक्सेस बॉडी में होती है तो उसी के साथ साथ जो है वो ह्यूमन टेम्परामेंट जो है वो अफेक्ट होता है। एक्सेस ऑफ ब्लड जो है वो आपको वार्म बनाती है। वार्म से मुराद ये होता है कि आपके अंदर जज्बात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, फीलिंग्स जो हैं वो आपके अंदर ज़्यादा होती हैं और आप बाकी लोगों को जो है वो अच्छे अंदाज में ट्रीट करते हैं। फ्लैम जिसे आप रेशा कहते हैं वो आपके मिजाज को कोल्ड या फिर फ्लैगमेटिक बना देती है। येलो बाइल अगर आपके अंदर ज़्यादा है तो फिर आप हॉट टेम्पर्ड यानी कि गुस्सीले हो जाते हैं, और अगर ब्लैक बाइल जो है वो आपके अंदर ज़्यादा है तो वो आपको सैड बना देता है या फिर मेलनकॉलिक बना देता है, ठीक है। तो ये एक उसका आइडिया था और इसी हिसाब से उसने जो अपना ड्रामा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उसको उसके करेक्टर्स को पोर्ट्रे किया, जिसमें हर करेक्टर जो है उसके अंदर एक ह्यूमर की एक्सेस है और वो एक्सेस जो है वो उसके मिजाज में रिफ्लेक्ट होती है। जो उसका ड्रामा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है उसके अंदर वो इस आइडिया को एक्सप्लेन भी करता है इन लाइंस के अंदर। सो इन एवरी ह्यूमन बॉडी द color, melancholy, phlegm and blood, by reason that they flow continually in some one part, are not continents, receive the nature of humor. Now this far it may be metaphor apply itself unto the general disposition, as when one particular quality doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirit and his powers in their conflictions all to run one way. This may be truly said to be a humor, ठीक है। तो वो इसको ह्यूमर डिक्लेयर करता है कि ह्यूमर्स हैं और अगर जो ह्यूमर ज़्यादा होता है तो उसी ह्यूमर से फिर आपका मिजाज जो है वो मुतासिर होता है उसी पर्सपेक्टिव में। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है अगर हम उसकी स्टोरी का एक सीधा जायज़ा लें तो ये लंदन के अंदर इन लेट 16th सेंचुरी इसकी सेटिंग है ड्रामा की। ड्रामा का प्लॉट जो है उसके अंदर देयर इज एन ओल्ड मैन नोवेल जो कि हर वक्त अपने बेटे एडवर्ड के पीछे पड़ा रहता है बिकॉज ही फियर्स कि उसका बेटा जो है वो बुरे लोगों के साथ जो है वो सोबत रखता है, उनकी कंपनी रखता है। लेकिन नोवेल जो है उसकी अटैम्प्ट्स फेल होती हैं और उसकी अटैम्प्ट्स फेल इस वजह से होती हैं क्योंकि उसका बेटा जो है वो स्कीमिंग और प्लानिंग करता है अपने बाप के अगेंस्ट, और वो अपने साथ अपने मुलाजिम यानी कि जिसका नाम होता है ब्रेन वर्म उसको भी शामिल करता है। द सब प्लॉट इज ऑल अबाउट किटली अ क्लॉथ मर्चेंट हु सस्पेक्ट्स हिज वाइफ फॉर बीइंग अनफेथफुल टू हिम। 2 प्लॉट्स हैं। मेन प्लॉट जो है वो नोवेल और उसके बेटे एडवर्ड के बारे में है। छोटा जो प्लॉट है उसमें किटली जो है एक इंडिविजुअल है जो कि मर्चेंट है, कपड़ा बेचता है, वो सस्पेक्ट करता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ अनफेथफुल है। तो इस तरीके से अगर आप ड्रामे की कंप्लीट समरी पढ़ें तो यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ एक्सेस ऑफ ईच ह्यूमर इम्पैक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसके अलावा बेटा कुछ और उसके प्लेस हैं जिसमें उसने कंटेम्प्रेरी जो उसके दौर के बाकी आर्टिस्ट से जिसमें मार्स्टन है और डेकर है इनके ऊपर तनकीद की है, उनको
मॉक किया है, तनकीद का निशाना बनाया, कीपिंग इन व्यू कि उस हिस्टोरिकल प्लेस लिख के तो उन लोगों को जो है उसने उसके अंदर रिप्रेजेंट किया और उनको हकीर समझा। जॉनसन जो है इसका सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्ले जो है वो वॉलपुन इन द फॉक्स है, जो कि 1605 के अंदर लिखा गया था। इसके अलावा द साइलेंट वुमन है, द अल्केमिस्ट है, और बार्थोलोमी फेयर। ठीक है, तो ये 3-4 ड्रामे हैं जो कि इसके ज़्यादा मशहूर हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो ड्रामा मशहूर है वो वालपुने। ठीक है, वालपुने जो है ये ड्रामा इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझा जाता है लिटरेचर के सर्कल्स में। ड्रामे का नाम जो है वो सेंट्रल करेक्टर के ऊपर रखा गया है। ये जो सेंट्रल करेक्टर है, ही इज़ अ रिच ओल्ड एंड ग्रीडी मैन जो कि वेनिस के शहर में रिहाइश पजीर है। और जब ड्रामा ओपन होता है तो वो उसी शख्स की लाइंस हैं जिसमें अपनी वेल्थ को एडोर कर रहा है। गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट माई गोल्ड ओपन द श्राइन एंड आई मे सी माई सेंट। ठीक है, तो वो हमें पता चलता है कि वो कम्प्लीटली लालची इंडिविजुअल है। वो अपने सर्वेंट जो कि उसका सर्वेंट बहुत ज़्यादा चालाक होता है मौज का, उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है और बाकी लोगों को अपने जाल में फंसाता है। प्रिटेंड वो ये करता है कि वो मरने वाला है वालपुने, और अब वो चूँकि बे औलाद है तो मरने से पहले वो अपनी जो वेल्थ है वो ज़ाहिर है मतलब किसी न किसी के हवाले करना चाहता है। तो इसके नतीजे में जो उसके लालची रिश्तेदार होते हैं वो उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आते हैं सारे के सारे। तो वो सब लोगों से मतलब के तोहफे ले लेता है और ऐसे ज़ाहिर है अपना लालच मतलब कि पूरा भी कर लेता है और बाकी लोगों का लालच जो है वो उसको एक्सपोज भी कर देता है। तो ऐसे ये जो डायडेक्टिक एक मतलब के पर्पज़ है बेन जॉनसन का कि लालच बुरी बला है, वो चीज़ जो है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। अल्केमिस्ट जो है इसके अगेन फिर वही है कि एक बंदा लोगों को लालच देता है कि आप जो है वो आम जो है वो चीज़ें लेकर आएँ तो मैं उनको सोने के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो लोग वहीं मतलब कि चांदी की चीज़ें पीतल की चीज़ें लेकर आते हैं सोने के अंदर मतलब कन्वर्ट कराने के लिए, तो वो सारी चीज़ें खा पी जाते हैं। आखिर में जिस बंदे के घर में ये सारा ड्रामा हो रहा होता है वो बंदा वापस आता है और वो जो अल्केमिस्ट है जिसने लोगों को लालच दिया था उससे और सारी चीज़ें ले लेता है। तो आखिर में लालची लोग जो हैं उनके हाथ में अगेन जो है वो मतलब कि कुछ भी नहीं आता। बाकी जो इसके प्लेस हैं उसके अंदर भी इसने ऐसे ही लोगों का लालच और लोगों की जो ईवल माइंडसेट था उसको एक्सपोज किया। ठीक है, तो जो उसके प्लेस हैं उसमें वो ह्यूमरसली यानी कि मज़ाहिया अंदाज में लोगों को अपने माशरे को प्रेजेंट करता है और उसके अलावा तनकीद का निशाना बनाता है द मेल प्रैक्टिसेस ही सीज इन हिज सोसाइटी, कि वो बुरी चीज़ें जो कि उसको अपने माशरे में नज़र आती हैं वो उनको तनकीद का निशाना बनाता है। और ऑब्वियसली जो राइटर्स होते हैं उनकी तनकीद का मकसद क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। तो बेन जॉनसन जो है उसकी एक अपनी थेरी है ना मतलब ड्रामा की, तो वो ये उसको एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का प्रोलॉग जो है उसके अंदर प्रेजेंट करता है। वो ये कहता है कि कॉमेडी के अंदर आप ऐसे डीड्स और ऐसे लैंग्वेज दिखाएं जो कि लोग वाकई में लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ऐसे काम दिखाएं जो कि लोग वाकई करते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कि कॉमेडी में फिट होते हैं, करेक्टर्स यानी कि फ़नी नेचर के होने चाहिए। और जो इमेज है वो अपने ज़माने का शो होना चाहिए, मतलब कि ट्रू इमेज ऑफ द सोसाइटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा कॉमेडी जो है उसका जो सेंटर है या जो उसके अंदर जो चीज़ डिपिक्ट होनी चाहिए वो ह्यूमन फॉलीज यानी कि इंसान की बेवकूफ़ियाँ हैं ना कि उसके जुर्म। ठीक है, तो करैक्टर्स फिर उसी हिसाब से जब उसकी जो थेरी थी उसी थेरी को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्डिनरी पीपल जो हैं आम मतलब के कॉमन लोग उसके दौर के जो हैं वही उसके करैक्टर्स हैं जो कि वो आम किस्म की गलतियां जो कि हर बंदा करता है वो गलतियां करते हैं जो और वो सीरियस नेचर की भी नहीं है। उन गलतियों के नतीजे में उनको सज़ा भी मिलती है और वो अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वन हैव टू लर्न समथिंग और आखिर में आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए।
इसके अलावा कुछ और उसके कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी सिमिलर कॉमेडीज़ लिखी हैं। बाकी जो है कुछ उन्होंने डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो किया। अब हम देखते हैं कि इसके कंटेम्प्रेरीज जो हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं। इनके सिर्फ हम नाम देखेंगे, ठीक है। फिलिप मैसेंजर है, ठीक है, इसमें, ठीक है। इसके अलावा टॉमस डेकर है, डेकर का इसने अपने प्लेस के अंदर मजाक भी उड़ाया है। टॉमस मिडल्टन है, ठीक है, ये लोग हैं। इनके प्लेस को जानना को हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है जी। जॉन वेबस्टर जो है, ये बिल्कुल जॉन वेबस्टर है। इसका प्ले द वाइट डेवल है और द डचेस ऑफ मेल्फी है। द डचेस ऑफ मेल्फी का नाम कहीं ना कहीं पे आ जाता है। वाइट डेवल को जो है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो स्टोरी सिर्फ हम डचेस ऑफ मेल्फी की देखेंगे कि जो कि सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि डचेस ऑफ मेल्फी के ही इर्द गिर्द घूमती है। शी इज़ अ यंग विडो कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी सीक्रेटली मैरीज हर सर्वेंट हुज नेम इज़ एंटोनियो। लेकिन ये जो मैरिज है इसको वो सीक्रेट रखने में नाकाम होती है और उसके नतीजे में शी इज़ टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाय हर विकेड एंड क्रूल ब्रदर्स। उसके भाई उसको मार देते हैं। लेकिन द मर्डरर जो उसको मारने वाला है वो भी मारा जाता है और ऑडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के जस्टिस जो है वो बुरा करने वाले के साथ हुआ है। तो इसके अंदर मतलब ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया गया है कि ऑडियंस जो है वो करैक्टर्स की निस्बत ज़्यादा इल्म रखते हैं वाक़े की जानिब। इसके अलावा मिडल्टन और वेबस्टर ने कुछ इकट्ठी जो है वो शेक्सपियर के ट्रेडिशन को जारी रखा कि ये मतलब कि वायलेंस का जो एलिमेंट था ये शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर था और उसी ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया मिडल्टन की जानिब से और वेबस्टर की जानिब से। अच्छा जी, इसके अलावा हेवुड का नाम आता है जिसने सेवरल प्लेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए हैं। बस हम इन लोगों के बेटा नाम देखेंगे सिर्फ, ठीक है। हेवुड के बाद जॉर्ज चैपमैन का नाम है। जॉर्ज चैपमैन ने कुछ ड्रामाज लिखे हैं, कुछ ड्रामाज को इसने ट्रांसलेट किया है कि होमर का जो वर्क है उसको इसने ट्रांसलेट किया है और ही आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेजेडीज़। 5 ड्रामाज हैं इसके। द कंस्पिरेसी एंड द ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स द डूक ऑफ बायरन और बाकी इसके ड्रामाज हैं, ठीक है। ये लोग बेटा को ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं रखते लिटरेचर की फील्ड में। इसके अलावा ट्रेजी कॉमेडीज़ की फील्ड में जॉन फ्लेचर जो है और फ्रांसिस ब्यूमाउंट जो हैं इनकी जानिब से कुछ ट्रेजी कॉमेडीज़ जो हैं वो लिखी गई। अच्छा जी, रेस्टोरेशन पीरियड के अब हम ड्रामा की बात करते हैं कि रेस्टोरेशन जब 1660 में मोनार्की को यानी कि बादशाहत को रिस्टोर किया गया तो उसके बाद का जो ड्रामा था वो कैसा था, उस दौर में कौन से सिग्निफिकेंट राइटर्स थे। तो बेटा जो रेस्टोरेशन के बाद का ड्रामा है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू दी ड्रामा दैट वाज रिटन बिफोर द रेस्टोरेशन। उसकी ज़ाहिर चंद रीजंस हैं कि जो रेस्टोरेशन से पहले का ड्रामा था इट वाज प्योरली इंग्लिश, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर से इम्प्रेस होकर लिखा गया था। लेकिन रेस्टोरेशन के बाद का जो ड्रामा है उसके ऊपर फ्रेंच लिटरेरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनका इन्फ्लुएंस है। अब ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि काफ़ी अर्सा किंग चार्ल्स II ने फ्रांस में गुजारा और वो फ्रांस के लिटरेचर से और वहाँ की रवायात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो लिहाजा फिर चूँकि ड्रामाज जो भी लिखे जाते थे उस दौर में वो ज़्यादातर तो हाई अप्स को मुतासिर करने के लिए लिखे जाते थे। तो इसी वजह से रेस्टोरेशन के बाद का जो मतलब ड्रामा है उसके अपने करैक्टरिस्टिक्स और अपने फीचर्स हैं और उसके अंदर फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो वाज़े हमें नज़र आता है।
तो रेस्टोरेशन का जब वक्त आया, तो रेस्टोरेशन के बाद बेटा इट हैपन दैट पब्लिक थिएटर्स जो थे उनमें लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, और प्राइवेट थिएटर्स जैसे कि अभी सिनेमा हॉल्स हैं, ऐसे ही प्राइवेट थिएटर्स इस्टेब्लिश किए गए। अब ये जो प्राइवेट थिएटर थे उनके टिकट्स होते थे और हर बंदा उसको मतलब कि पे नहीं कर सकता था, तो एक ख़ास किस्म की मतलब कि क्लास थी, ऊंचे दर्जे के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स या फिर अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे वो ड्रामास देखने जाते थे। अब इस किस्म के जो लोग होते हैं उनकी स्पेसिफिक कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो ये जो ड्रामास से जो रेस्टोरेशन के बाद लिखे जाते हैं, ये इन लोगों की ज़रूरियात को और इन लोगों को खुश करने के लिए लिखे जाते थे। इनमें जो मतलब के ड्रामाटिस्ट हैं सिग्निफिकेंट उस एज के, इसमें सर जॉर्ज ईथरज है, विलियम वेशरले है, विलियम कॉन्ग्रीव है और जॉन ड्राइडन है। ठीक है, तो इसमें हम विलियम कॉन्ग्रीव पे बात करेंगे, जॉन ड्राइडन पे तो ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक एट विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव जो है, इसका जो सबसे मशहूर ड्रामा है इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज रिटन इन 1700 बाय विलियम कॉन्ग्रीव। सबसे सिग्निफिकेंट जो ड्रामा है इस एज का, रेस्टोरेशन पीरियड का, वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और इट इज़ रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू लवर्स मिराबेल एंड मिलामेंट, और ये इसके सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। ये जो अपर क्लास है ब्रिटिश सोसाइटी की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द लेट 17th सेंचुरी। कि लेट 17th सेंचुरी में जो ब्रिटिश अपर क्लास थी, जो उनका एटीट्यूड और जो उनकी अप्रोच टूवर्ड लाइफ थी, इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड थ्रू दीज टू कैरेक्टर्स। द प्लॉट ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द एफर्ट्स ऑफ दीज लवर्स टू गेट मैरिड, कि उनकी कोशिश होती है आपस में शादी करने की, और वो जो उनकी एफर्ट्स हैं उसी के इर्द गिर्द पूरी मतलब कि कहानी और उसके जो इवेंट्स हैं वो घूमते हैं। मिरामेंट जो है, उसकी आंटी लेडी विशफोर्ट वो डिसअप्रूव करती है कि भाई नहीं, ये शादी जो है तुम्हारी मिराबेल के साथ नहीं हो सकती। इंस्टेड शी वांट्स मिलामेंट टू मैरी हर नेफ्यू सर विलफुल विटवुड, हु इज़ अ लैंड ऑनर, के जो कि ज़मींदार है, अच्छी खासी ज़मीन रखता है। और इफ़ मिलामेंट मैरीज अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ हर आंट, शी लूजेज हर इनहेरिटेंस ऑफ 6000 पाउंड्स। अगर शादी जो है वो अगेंस्ट होगी विशेस के, तो फिर जो 6000 पाउंड उसकी लेगेसी है, जो उसकी विरासत है, वो उससे महरूम हो जाएगी। लेकिन लेडी विशफोर्ड जो है, उसको मिराबेल एक प्लान बनाता है और उस प्लान में उसको फूल बनाता है, और इस प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन एज वेल एज लेडी विशफोर्ड्स सर्वेंट, के उसके सर्वेंट्स की हेल्प लेता है और सक्सेसफुली जो है वो बिफूल करता है लेडी विशफोर्ड को, और अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। तो लेडी विशफोर्ड जो है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि तुम्हारी शादी हम करवाते हैं सर रोलैंड से, जिसको प्रेजेंट किया जाता है कि बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन दर हकीकत जो है वो मिराबेल का सर्वेंट होता है। आखिर में जब रियलिटी रिवील होती है और बात एक्सपोज होने तक आती है, तो फिर लेडी विशफोर्ड जो है वो मजबूर हो जाती है कि वो मिराबेल और मिलामेंट जो है इनकी शादी आपस में होने दे। ठीक है, तो वो फिर उसके पास रिफ्यूज़ल के लिए कोई गुंजाइश जो है वो नहीं बचती। तो विलियम कॉन्ग्रीव का जो ड्रामा है वो कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है, उस एज के जो लोग थे, मतलब कि ब्रिटिश पीपल थे, उनकी जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी उसको रिफ्लेक्ट करता है कि लोग जो है वो रुपए पैसे के पीछे भाग रहे थे। जहाँ तक लवर्स का ताल्लुक है, मिराबेल और मिलामेंट जो हैं वो रेशनल हैं और प्रैक्टिकल हैं इन देयर अप्रोच टूवर्ड लाइफ, और वो शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, माली मतलब कि मुहाफिज जो है वो एक दूसरे के मतलब के बन जाएं। बैकग्राउंड में कुछ और भी करैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए ग्रीड और लस्ट जो है, यानी कि पैसे का लालच, उसको
रिफ्लेक्ट मतलब किया गया है। जो लेडी विशफोर्ड है फॉर एग्जांपल, जो उसका इंटरेस्ट है सर रोलैंड के अंदर, वो उसकी जो सेंशुअल डिज़ायर्स होती हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए शादी है वो भी दिखाई गई है इस ड्रामा के अंदर। इसके अलावा ये दिखाया गया है कि लोग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो शादी के मतलब कि आपकी और जगह है और आपका अफेयर किसी और से चल रहा है, इन चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो विलियम कॉन्ग्रीव जो है वो एक ऐसी दुनिया दिखाता है कि जिसके अंदर इंट्रीग्स और कंस्पिरेसी जो हैं वो कॉमन हैं और एक्सेप्टेबल हैं, कि मतलब कि लोग साजिशें करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एंड दे वांट ईच अदर टू फेल। और ये चीज़ जो है ये अनकॉमन नहीं है। तो रेस्टोरेशन का जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट यही करता है कि बेसिकली डिक्लाइन आ रहा था क्वालिटी में इस लिटरेरी जॉनरा के अंदर के, यानी कि अब वो बात जो कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन के प्लेस के अंदर थी वो बात अब नहीं रही थी। इसके अलावा फ्रेंच ट्रेंड्स जो हैं वो भी रेस्टोरेशन मतलब ड्रामा के अंदर आए, तो उससे अब वो ज़्यादा ट्रेंड्स जो थे चूँकि वो इंग्लिश सोसाइटी के ओरिजिनल नहीं थे, तो उससे शैलो करैक्टर्स जो हैं वो डेवलप हुए, यानी कि राइटर्स को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि इन करैक्टर्स को कैसे डेवलप करना है, और लिहाजा उनके डायलॉग्स जो हैं वो अनइम्प्रेसिव हैं। इसके अलावा जो लिमिटेड रेंज है ऑफ करैक्टर्स एज वेल एज थीम्स जो है उसने भी ड्रामास की जो क्वालिटी है उसको डिटेरियोरेट करने के अंदर अपना किरदार अदा किया। तो 17th सेंचुरी के अंदर हमें राइज भी दिखाई देता है इंग्लिश ड्रामा का, और उसका फॉल जो है वो भी हमें दिखाई देता है। हाँ, लेकिन 17th सेंचुरी के अंदर एक जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो था वो डेवलप हुआ, और ना सिर्फ डेवलप हुआ बल्कि इम्प्रूव हुआ, और वो जॉनरा है इंग्लिश प्रोज। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोज इन द 17th सेंचुरी की। तो जहाँ तक 17th सेंचुरी की प्रोज का ताल्लुक़ है तो इसमें जो मोस्ट नोटिसेबल नेम है वो फ्रांसिस बेकन का है, जो कि स्टेट्समैन था, फिलासफर था, साइंटिस्ट था, और उसने एक यूनिक स्टाइल के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में प्रोज जो है उसको प्रोड्यूस किया है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एजेस में देखा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम जो है वो यहाँ पे भी इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर तकसीम करेंगे, मतलब कि प्रोज को, और उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें रिलीजियस प्रोज आती है और सेक्युलर प्रोज आती है। जी, तो रिलीजन, चूँकि रिलीजन की ऑब्वियसली वैल्यू थी, ऑब्वियसली वो वैल्यू तो नहीं थी जो कि मिडल एजेस में थी, वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही थी रिलीजन की भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन किंग जेम्स वन जो था उसने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, और उनके अपॉइंटमेंट का मकसद ये था कि बाइबल का इंग्लिश वर्जन जो है उसको लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हेडेड बाय सर लैंसीलॉट एंड्रयूज, और इन लोगों ने अपना काम जो है वो 1604 के अंदर उसका आगाज़ किया, और 1611 में ये जो टास्क था कंप्लीट हुआ इंग्लिश बाइबल का। तो इससे पहले जॉन वेक्लिफ ये काम कर चुका था, तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की हेल्प ली गई, और फिर किंग जेम्स की जो बाइबल है वो 1611 में अवेलेबल हुई, और उसको पब्लिश किया गया और लोगों तक उसको पहुंचाया गया। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने रिलीजन की हवाले से काम किया है। कुछ ये अर्न बैरियल के नाम से है, जो कि टॉमस ब्राउन ने लिखा है। इसके अलावा जॉन बुनियान जो है, इसका नाम जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसने काफ़ी काम किया है लिटरेचर के हवाले से। तो रिलीजियस, जहाँ तक प्रोज का ताल्लुक है, तो बेटा लिटरेचर में रिलीजियस प्रोज जो है इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेकुलर प्रोज जो है इसको लिटरेचर का सही हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि अब चूँकि लिटरेचर डेवलप हो रहा था ना, ठीक है, डेवलप हो चुका था, इस्टेब्लिश हो चुका था, लोगों का टेस्ट था। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेकुलर
प्रोज की। तो सेकुलर प्रोज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें रॉबर्ट बर्टन जो है क्लर्जीमैन था, इसकी किताब थी द एनाटमी ऑफ मेलनकली, जो कि 1621 में लिखी गई। इसके अलावा टॉमस हॉब्स जो है, इसकी कुछ बुक्स हैं। बुक का नाम है द फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, और जो असल मेन राइटर है प्रोज में वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ही वाज अ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट ऑफ सन ऑफ अ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट ऑफिसर सर निकोलस बेकन। ठीक है, निकोलस बेकन का बेटा था, जो कि कीपर था ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ वन, मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौरे हुकूमत में जो इंग्लिश गवर्नमेंट की सील थी, जो कि मोहर होती है गवर्नमेंट की, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि ये हुकूमत का लेटर है, वो सील का कीपर था, वो सील उसके पास होती थी, सर निकोलस बेकन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल ही वाज, एंड ऑब्वियसली व्हेन ही वाज सिग्निफिकेंट इट मीन्स दैट ही वाज रिच। तो बेकन जो है, इसने कैम्ब्रिज में एजुकेशन हासिल की, एंड एट द एज ऑफ 16 वेंट फॉर 3 years टू डिफरेंट कंट्रीज़, और इसने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया यूरोप के अंदर, जहाँ पे इसने स्टेट क्राफ्ट ऑफ और इसके अलावा डिप्लोमेसी के बारे में सीखा। तो जब वापस इंग्लैंड आया तो इसने लॉ को स्टडी किया, लॉ को प्रैक्टिस किया, और एक पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट बन गया इन 1586। बेकन की जो लाइफ है, ये अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही। एलिज़ाबेथ वन के पीरियड में इसको कोई ख़ास गवर्नमेंट पोजीशन ना मिल सकी। उसके बाद जेम्स वन ने इसको फेवर किया, उसने इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाइटहुड दिया, यानी कि सर का टाइटल मिला इसको। उसके बाद इसको अटॉर्नी जनरल बनाया गया, अटॉर्नी जनरल के बाद आखिरकार इसको लॉर्ड चांसलर बना दिया गया। लेकिन इसके अगेंस्ट जो है 1621 में करप्शन के चार्जेस प्रूव हुए, इसको बहुत भारी जुर्माना हुआ और उसको अपनी पोजीशन से भी हाथ धोना पड़े। 1626 के अंदर फ्रांसिस बेकन की डेथ होती है। ठीक है, पॉलिटिकल कैरियर जो है इसका काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बेकन जो है, ही इज़ नोन एज द लीडिंग इंटेलेक्चुअल ऑफ द 17th सेंचुरी, कि जो उसके प्रोज के वर्क्स हैं उनके अंदर इंटेलेक्ट जो है वो कूट कूट के, यानी कि अक्लो दानिश जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, और जो इसकी अप्रोच थी ज़्यादा एजुकेशन की वजह से वो साइंटिफिक होगी। साइंटिफिक अप्रोच में होता ये है कि जब आप साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं तो आप उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स और प्रूफ्स जो हैं उनके पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसने काफ़ी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए और वो चीज़ों के प्रूफ्स जो हैं उनको ढूंढना चाहता था, उनके पीछे लगा रहा। तो इसकी डेथ के बाद इसको एक्नॉलेज किया गया और लोगों ने तारीफ़ की उसके इल्म की। इन 1660 रॉयल अकेडमी, a center for research and scientific studies was established in Britain, and Bacon was considered the guiding star for this new development since he introduced the idea in one of his work। उसने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और एक्सपेरिमेंट के बाद इल्म जो है वो आपको हासिल करना चाहिए। तो उसकी डेथ के 100 साल के बाद एक फ्रेंच फिलोसोफर है वोल्टायर जो है, इसने उसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया, एंड ही डिक्लेयर्ड फ्रांसिस बेकन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो आज तो ऑब्वियसली हर चीज़ के अंदर यूज़ होता है और हम उसको अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक इसकी कंट्रीब्यूशंस का ताल्लुक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशंस जो है वो प्योरली सेकुलर नेचर की हैं। उसने इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा है, लैटिन लैंग्वेज में भी लिखा है। जो सबसे पहला उसका मेजर वर्क है उसका नाम है दी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये 2 किताबों पे मुश्तमिल है। इस किताब के अंदर फ्रांसिस बेकन जो है वो लर्निंग के हक़ में आर्ग्यू कि हमें सीखना चाहिए, और उसके हक़ में और उसके अगेंस्ट जो है वो काउंटर आर्गूमेंट्स जो हैं वो करता है और उसका दिफा करता है। इसके अलावा वो नॉलेज को डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करता है, तकसीम करता है, और जो डेफिशिएंसीज़ हैं मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ नॉलेज के साथ उनको भी आइडेंटिफाई करता है।
तो एट द एंड ऑफ दिस वर्क जो वो करता है, ही प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग, के सीखना जो है, इल्म हासिल करना जो है, इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। बेकन ये साबित करता है। इसके अलावा वो विटी डेफिनेशंस और लाइवली फ्रेजेस का इस्तेमाल करता है। विटी का मतलब होता है कि ज़ुबानी टाइप के अल्फाज जो है जिनमें फ़न होता है, थोड़ा बहुत मज़ा होता है, उसको वो यूज़ करता है। और उसका प्रोज का स्टाइल जो है वो ऑब्वियसली उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो जहाँ तक बेकन के मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क का ताल्लुक है, तो इट इज़ हिज कलेक्शन ऑफ एसेज जिसका टाइटल है अनपॉपुलर एसेज। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1597, लेटर इट वाज रीपब्लिश्ड इन 1612 और फाइनल वर्जन जो है उसका, उसके अंदर 58 एसेज हैं एंड इट केम आउट इन 1625, 1625 के अंदर ये छपा। इस किताब के अंदर मुख्तलिफ जो वैरायटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो उसके अफेयर्स हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, जिसमें इंसानों के प्राइवेट अफेयर्स एज वेल एज पब्लिक अफेयर्स जो हैं उनको कवर किया गया है। तो दीज एसेज दे रिफ्लेक्ट ओलिवर बेकन्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि इंसानी फितरत जो है उसका इल्म वो किस हद तक जानता है और प्रैक्टिकल विजडम जो है उससे वो किस हद तक वाकिफ़ है। मुख्तलिफ उसके एसेज हैं, जो उसका एक मजमून है ऑन फ्रेंडशिप फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें वो ये फैक्ट पेश करता है कि अ मैन कैन नॉट लिव अलोन, ठीक है, एक इंसान, कोई भी इंसान हो, वो अकेला नहीं रह सकता, एंड ही नीड्स फ्रेंड्स। हूसोएवर इज़ डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज़ आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड, कि वो शख्स जो कि अकेला रहना पसंद करता है, या तो वो कोई बहुत बड़ा भेड़िया है, बहुत बड़ा जानवर है, या फिर ही इज़ अ गॉड, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है ही कैन नॉट लिव अलोन। अच्छा, ये जो ऐसे राइटिंग का आर्ट है, बेकन ने 16th सेंचुरी का फ्रेंच फिलासफर था मिशेल डी मोंटेन, उससे इसने सीखा और इसने पायनियर किया, यानी कि आगाज़ किया ऐसे राइटिंग की लिटरेरी फॉर्म का इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। However, unlike Montaigne, whose essays express his personal views, refer to his own experiences of life, बेकन के जो एसेज हैं ऑन दी अदर हैंड दे आर इम्पर्सनल, के वो इम्पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर हैं, यानी कि उसके ज़ाती इश्यूज़ या उसकी ज़ाती पसंद नापसंद के हवाले से नहीं है। स्टाइल जो बेकन का है वो आर्गूमेंटेटिव है, कि वो आर्गूमेंट्स पेश करता है, और ही ऑफ्टन रेफर्स टू दी अपोजिंग आर्गूमेंट्स इन हिज एसेज, और वो जो मज़ामीन लिखता है उसमें वो सिर्फ अपनी बात ही असर्ट नहीं करता, बल्कि जो उसके मुखालिफिन की बात है उसको भी वो उठाता है और उसका फिर जवाब देता है। इसके अलावा जो उसके एसेज की मेजर क्वालिटीज़ हैं, वो नंबर 1 पे क्लैरिटी है, कि वो बातें बिल्कुल क्लियर करता है। दूसरी उसकी जो क्वालिटी है ब्रेविटी है। ब्रेविटी मीन्स कि वो कम अल्फाज के अंदर अपनी बात जो है उसको मुकम्मल करता है। इसके अलावा प्रिसाइजनेस है, कि वो प्रिसाइज है, टू द पॉइंट बात करता है, कि लंबी चौड़ी नहीं छोड़ता, एग्जाम्पल्स नहीं देता, सीधी सीधी बात करता है। और ही ऑफन begins his essay with an interesting way, either by defining something or using an analogy to explain an idea। आगाज़ जो होता है उसका वो भी जो है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है, कि या तो वो डेफिनेशन से आगाज़ होगा या फिर किसी एनालॉजी से उसके ऐसे का जो है वो आगाज़ होगा। मिसाल के तौर पे जब उसका ऐसे द रिवेंज है, ऑन रिवेंज, क्योंकि इसके जितने भी एसेज हैं वो ऑन रिवेंज से शुरू होते हैं, ऑन रिवेंज, ऑन फ्रेंडशिप, ऑन डेथ, ऑन स्टडीज़, तो हर चीज़ जो है वो इसके जितने भी एसेज हैं वो उनका टाइटल ऑन से शुरू होता है। तो वही रिवेंज के बारे में वो ये कहता है कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि ये एक किस्म का वाइल्ड जस्टिस है। इसके अलावा उसका ऐसे जो ऑन डेथ है उसका आगाज़ होता है मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, ठीक है, तो यहाँ से इसका आगाज़ होता है, यानी कि वो एक चीज़ की टोन जो है वो आगाज़ में ही सेट करता है। ही आल्सो यूजेस 3-fold सेंटेंसेस टू कन्वे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडिया, कि एक ही आइडिया के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको 3-fold सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल ऑन स्टडीज़ जो है उसके वाले से वो ये कहता है स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, की 3 चीज़ों के लिए मुताला करते हैं लोग। नंबर 1 पे डिलाइट मीन हैप्पीनेस एंड एंटरटेनमेंट, ऑर्नामेंट के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं
अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, एबिलिटी कि अपनी एबिलिटी को और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है उसके ऊपर ओलिवर बेकन जो है इसने एसेज लिखे हैं, और जो एसेज की बुक है उसका टाइटल अनपॉपुलर एसेज है। मे भी हो सकता है BS में लेटर इन एनी सेमेस्टर आपको ये एसेज जो हैं इनको पढ़ना पड़े। जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन का तो ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। तो इसने मतलब ड्रामास जो लिखे थे, तो प्रोज़ भी इसने लिखी है, और प्रोज़ की जो इसकी बुक है वो डिफेंस ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री है। तो ये दोनों जो है ये मेजर राइटर्स हैं इस एज के एज़ फार एज प्रोज़ इज़ कंसर्न। इसके अलावा फिर माइनर राइटर्स आते हैं जो उनके नाम या उनके वर्क्स जो हैं वो को ख़ास सिग्निफिकेंस हमारे लिए या इस लेवल पे आपके लिए नहीं रखते, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नेक्स्ट यूनिट, that is unit number 6, and in the unit number 6 is concerned with the neoclassical age, and it is a period starting in 1660 and it lasts until 1785। 1660 से लेकर 1785 का जो पीरियड है ये रेस्टोरेशन भी कहलाता है, जो इसका शुरू वाला हिस्सा है। 1660 से लेकर से 1700 का पीरियड जो है इसको रेस्टोरेशन भी कहा जाता है, लेकिन ये पूरी जो एज है इसको न्यू क्लासिकल पीरियड कहा जाता है लिटरेचर में, 1660 से लेके 1785 तक। तो इसमें हम जो ओवरव्यू एक देखेंगे न्यू क्लासिकल एरा का, सोशल सेटअप देखेंगे कि सोशल सेटअप क्या था इस दौर में, हिस्टोरिकल इवेंट्स का हम जायज़ा लेंगे कि कौन से सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स पेश आए। वी विल लुक एट द लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एरा, के लिटरेचर के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो थीं वो राइटर्स के अंदर मौजूद थीं। न्यू क्लासिकल एज के जो सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं उनको हम देखेंगे, और देन वी विल कंक्लूड दिस लेसन। होप सो दैट वी विल कवर दिस लेसन इन दिस लेक्चर। तो आते हैं जी हम ओवरव्यू ऑफ द न्यू क्लासिकल एज इस पे। कोर्स के आगाज़ में लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि हम जिस भी एज के लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो उस एज के फीचर्स को जानना ज़रूरी होता है, उस एज के सोशल सेटअप को जानना ज़रूरी होता है, उस एज की पॉलिटिकल कंडीशंस को जानना ज़रूरी होता है। सिमिलरली जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है ये 18th सेंचुरी लिटरेचर कहलाता है, और इसके कुछ अपने सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, कुछ अपने सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं अलग से कि जिन्होंने इसको शेप करने में किरदार अदा किया। न्यू क्लासिकल एरा जो है इसको हम 3 इसके नाम हैं, इसको न्यू क्लासिकल एरा भी कहा जाता है, इसको 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको अगस्टन एज भी कहते हैं। जो अगस्टन एज है उसकी रीज़न ये है कि जो रोमन एम्परर था किंग अगस्टस, ठीक है, जो उसके दौर के जो राइटर्स थे रोमन पोइट्स है जिसमें हॉरेस और वर्जिल शामिल है, उस एज के राइटर्स को इन लोगों ने अपना आइडियल बनाया, और उनको आइडियल बनाकर तो इन लोगों ने लिखना शुरू किया। तो इट इज़ अ टाइम पीरियड फॉर फ्लरिशमेंट ऑफ डॉगमेटिज्म इन बोथ ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। तो न्यू क्लासिकल एरा जो है बेटा, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर पोप है। अलेक्जेंडर पोप लिव्ड फ्रॉम 1688 टू 1744। देन वी हैव जोनाथन स्विफ्ट। Jonathan Swift lived from 1667 to 1745. Alexander Pope का जो representative work है it is known as the Rape of the Lock. Jonathan Swift जो है इसका गुलिवर ट्रेवल्स है, इसके हवाले से कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। उसके बाद डैनियल डेफो है। डैनियल डेफो का नावल में ये आ जाता है, ठीक है। तो इसका वो एक मशहूर नावल है, अब इस वक्त उसका नाम मेरे जहन से उतर गया, जब यकीनन हम जाएंगे तो उसका जिक्र वहाँ पे होगा। सैम्यूल रिचर्डसन आता है। सैम्यूल रिचर्डसन जो है ये नावलिस्ट था। इसका मशहूर नावल है जो सबसे पहला नावल लिखा गया पामिला है,
उसके बाद हेनरी फील्डिंग आता है। हेनरी फील्डिंग जो है ये भी नावल का पायनियर है, जो कि नावल की फॉर्म को आगाज़ करने वाले लोग हैं उनमें से एक है। और हेनरी फील्डिंग का जो मशहूर नावल है वो जोसेफ एंड्रयूज़ है। और इसके अलावा शामिला यानी कि रिचर्डसन का जो नावल था पामिला, उसके आंसर में, उसके रिप्लाई में एक इसने नावल लिखा। न्यू क्लासिकल पीरियड एंड होता है जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स के नाम से किताब छापी 1798 में। ये जो न्यू क्लासिकल एरा है बेटा 1660 से लेके 1785 तक है। इसको हम तीन मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर तकसीम करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेस्टोरेशन पीरियड है। रेस्टोरेशन के बारे में आप ऑलरेडी मतलब कि पढ़ चुके हैं कि 1660 से लेके 1700 तक था। दूसरा जो इसका पोर्शन है उसको अगस्टन एज कहा जाता है। और जो तीसरा पीरियड है इसको हम कहते हैं द जॉनसन पीरियड्स। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री डिवीजन्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एरा। तो न्यू क्लासिकल एरा जो है इसको तीन एजेस में तकसीम किया जाता है। उसमें द फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला एरा है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1660 से लेके 1700 तक का जो टाइम पीरियड है इट इज़ नोन एज द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि री एस्टेब्लिश हुई मोनार्की कि बादशाहत जो थी उसको रिस्टोर किया गया और चार्ल्स II जो था उसको बादशाह बनाया गया इंग्लैंड का। ठीक है, इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्यूरिटन्स की गवर्नमेंट थी उसके बाद ये आया था, तो इसकी वजह से मतलब कि प्यूरिटन के दौर में स्टेज थिएटर्स जो थे उनको सील कर दिया गया था। अब वो स्टेज ड्रामाज जो थे वो अनसील हुए, रिज्यूम हुए। तो इस पीरियड में फिर हीरोइक ट्रेजिडीज़ जो थी वो मशहूर हुई, वो लिखी गई। और जो सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं ऑलरेडी हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जॉन ड्राइडन और जॉन मिल्टन जो है वो इस एरा के रिप्रेजेंटेटिव लोग जो है उनको समझा जाता है। जो दूसरा पीरियड है इट इज़ कॉल्ड अगस्टन पीरियड एंड इट लास्ट फ्रॉम 1700 टू 1750। ठीक है, और ये वो पीरियड है जिसमें इंग्लिश लिटरेरी ऑथर्स जो हैं दे हैव फॉलोड द पैटर्न ऑफ रोमन पोइट्स, स्पेशली दैट ऑफ हॉरिस एंड वर्जिल। ये शायरों के नाम आपने याद रखने हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज़ द अगस्टन पीरियड नोन एज अगस्टन पीरियड, कि 1700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है उसको अगस्टन पीरियड क्यों कहा जाता है? रीज़न क्या है कि रोमन किंग जो था, किंग अगस्टस, ठीक है, किंग अगस्टस के दौर के जो मशहूर राइटर्स थे, जो मशहूर पोइट्स थे, हॉरिस एंड वर्जिल, जो उनका स्टाइल है उसको फॉलो किया है इंग्लिश ऑथर्स ने। तो इस वजह से ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1700 टू 1750 इट इज़ कॉल्ड दी अगस्टन पीरियड। तो इसमें अलेक्जेंडर पोप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव राइटर है इस एज का पोइट्री में। और जहाँ तक प्रोज का ताल्लुक है तो वो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। और जोनाथन स्विफ्ट जो है उसकी आगे से फिर किताब है गुलिवर ट्रैवल्स के नाम से। ठीक है, वो ज़्यादा मशहूर है, 4 जिल्दों के अंदर ये किताब है और उसको जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा देयर वर मैनी अदर पर्सनैलिटीज़ आउट देयर। तो इनके अलावा कुछ और भी सिग्निफिकेंट राइटर्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एज की। न्यू क्लासिकल एरा जो है इसका थर्ड जो एज है, थर्ड फेज़ जो है 1750 से लेके 1900 तक, इसको एज ऑफ जॉनसन या फिर जॉनसन्स एज कहा जाता है, विच गॉट प्रोमिनेंस एज इट वाज कोडेड टू दी फोर्थ कमिंग रोमांटिसिज्म। कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा दबाव हो गया था रवायात का और इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पोइट्री के हवाले से डिज़ाइन कर दिए गए कि फिर एक रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में रोमांटिसिज्म की मूवमेंट जो थी उसका आगाज़ हुआ। तो ये रेवोल्यूशंस इन द लिटरेचर जो है ये उसका पीरियड कहलाता है। और इस पीरियड के जो एमिनेंट या जो सिग्निफिकेंट राइटर्स हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ सैमुअल जॉनसन एंड आफ्टर दैट देयर इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन का भी नाम जो है वो कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जॉनसन जो है इटसेल्फ इसका नाम जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझा जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द सोशल सेटअप दैट वाज प्रिवेलिंग इन इंग्लिश सोसाइटी ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एरा।
जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है इस एरा का वो ये है कि एक तो क्वीन एन जो कि लास्ट स्टुअर्ट किंग थी उसका वो रूल एंड हुआ और नई डायनेस्टी जो है नए ख़ानदान की हुकूमत इंग्लैंड के अंदर उसका आगाज़ हुआ। जो दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट था वो था कि द इंग्लैंड और द ब्रिटेन इट बिकेम द कमर्शियल हब। एक जो पूरी दुनिया का मतलब कमर्शियल हब के तौर पे इसने हैसियत इख्तियार कर ली और पूरी दुनिया के साथ इनका ट्रेड जो था ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फैल गया। द साउथ सी कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड हैड राइट्स टू ट्रेड विद स्पेनिश कॉलोनीज के साउथ सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इंक्रीज इन trade owes to the strength of the British Navy, which defeated its French, Spanish, Portuguese, and Dutch rivals and managed to get control over important seaports such as Gibraltar in the Mediterranean Sea. Within the country, people began traveling in stage coaches to far off places के जो इंग्लैंड था उसकी वो जो हुक्मरानी थी या जो उसकी दहशत थी वो पूरी दुनिया पे फैल गई, क्योंकि ब्रिटिश नेवी जो थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत हुई कि उसने फ्रेंच नेवी को शिकस्त दी, उसने स्पेनिश नेवी को शिकस्त दी, उसने पुर्तगीज़ नेवी को शिकस्त दी और उसने डच राइवल्स को भी शिकस्त दी। और जो अहम दुनिया के अंदर सी पोर्ट्स थी, जो अहम बंदरगाहें थी, उनके ऊपर ब्रिटिश नेवी या फिर ब्रिटिश आर्मी जो थी वो काबिज हो गई। इसके अलावा जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो 1707 के अंदर अप्रूव हुआ और उसके नतीजे में स्कॉट जो थे, स्कॉटलैंड के जो रिहायशी लोग थे, उनको इंग्लिश यानी कि लंदन की पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिल गई। जो उनके नुमाइंदे थे उनको वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बिठाया गया, तो लिहाजा स्कॉटलैंड का जो आज़ादी का इशू था या जो उनकी डिमांड्स थी वो ख़त्म हो गई। इसके अलावा 1757 के अंदर ब्रिटिश ट्रूप्स वॉन द वॉर अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल एंड कॉन्सिक्वेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई 1757 के अंदर और फिर ज़ाहिर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे रूल किया और ब्रिटिश रूल का आगाज़ जो है वो इंडिया के अंदर हुआ। तो ऑब्वियसली इंडियन रूल जो था इसने ब्रिटेन को फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। लेकिन 1775 के अंदर जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की मतलब कि पूरी रियासतें हैं, उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट कर दिया और उस रिवॉल्ट के नतीजे में जो पार्लियामेंट थी अमेरिका की उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उन्होंने मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होगी और उन्होंने कहा कि हम जो है वो किंग जॉर्ज III जो है अब उसकी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते। तो सिविल वार जो थी उसका आगाज़ हुआ 1778 के अंदर और इसका अख्ताम 1783 के अंदर हुआ और बरतानिया ने अमेरिका की जो आज़ादी थी उसको तस्लीम कर लिया। 1789 के अंदर एक और सिग्निफिकेंट इवेंट पेश आया एंड इट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस एंड वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर से बादशाह जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक यानी कि अवामी मुल्क के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। However, in the coming years, monarchy was restored and an artillery officer, Napoleon Bonaparte, became the despotic ruler of France. Napoleon fought wars against different European countries but was finally defeated by the British general Wellington in the Waterloo. अच्छा, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसका बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है हिस्ट्री में और पूरे यूरोप में ना। रेवोल्यूशन बेसिकली ये था कि गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और जो अमीर लोग थे वो उनके पास बेतहाशा दौलत होती थी। तो एक फ्रेंच क्वीन थी, उससे कहा गया कि द पीपल डोंट हैव ब्रेड टू ईट। तो उसने क्वेश्चन किया कि वाई डोंट दे ईट केक, कि वो केक क्यों नहीं खाते अगर उनके पास ब्रेड नहीं है खाने को। तो केक जो है वो तो फिर एक लग्जरी थी ना जो कि हाई अप के लिए। तो उसके नतीजे में फिर एक मतलब किसान और निचले तबके के सारे लोग इकट्ठे हो गए, महल को उन्होंने घेर लिया और शाही ख़ानदान के एक एक बंदे को निकाल के उन्होंने पूरे मजमे के सामने फांसी लगाई, यानी कि सर उनके कलम कर दिए गए। तो ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लडी
रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, और उसका फिर फार रीचिंग इम्पैक्ट थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसने जो नेक्स्ट मूवमेंट या नेक्स्ट पीरियड है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, द रोमांटिक पीरियड, उसके आगाज़ को जो है वो मज़ीद इंटेंसिफाई किया और उसको फ्लेम्स दी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो अहम इन्वेंशंस हुई इस एज में, और वो इन्वेंशन जो थी वो इसमें फर्स्ट इन्वेंशन जो है वो स्पिनिंग जेनी है। ये एक ऐसा टूल था कि जिसे धागे को बहुत जल्दी और बहुत ही सस्ते अंदाज में बनाया जा सकता था। जो दूसरी चीज़ थी वो थी पावर लूम। ये एक ऐसा टूल था कि जिससे कपड़े को मतलब बुना जा सकता था। और जो सबसे अहम चीज़ है वो थी स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है इसको फिर रेलवे में भी यूज़ किया गया, और इसको मतलब कि बाकी मशीन्स के अंदर भी यूज़ किया गया। और इसका जो यूज़ था, एक तो वो उससे वर्क एफिशिएंटली यानी कि अच्छे तरीके से होता था, और उसके अलावा कॉस्ट जो थी वो भी रिड्यूस हो जाती थी। कि ज़ाहिर है जिस काम को करने के लिए आपको 20 हाथ चाहिए, वहाँ पे वही काम एक मशीन जो थी वो कर सकती थी। तो ऐसे इंग्लैंड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंट्री बन गया, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो इस्टेब्लिश होना हो गई शुरू। वहाँ पे हंड्रेड्स की, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम करते थे। फिर स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ जो हैं उनको डिज़ाइन किया गया कि ये शहर ऐसे थे जो कि जहाँ पे लोहा और कोयला जो है वो अवेलेबल होता था, वहाँ पर ये शहर बसाए गए। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे उनको सी के नज़दीक बसाया गया, ताकि वहीं से जो चीज़ें फैक्ट्रियों के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये जो चीज़ है इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इस हिस्ट्री में, ब्रिटिश हिस्ट्री में। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग क्लासेस जो थी, यानी कि कारोबारी जो लोग थे, उनकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, और लोगों का रहन सहन का जो अंदाज़ था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी इम्प्रूव हुआ। टी, कॉफ़ी एंड chocolate were imported and coffee houses were established in the major cities. Learned men like Sir Isaac Newton and John Locke presented innovative scientific theories. कि ये वो एज है जिसमें आइजक न्यूटन और जॉन लॉक जैसे लोग जो थे वो साइंस की फील्ड में इनोवेशंस कर रहे थे, नई नई चीज़ें जो थी वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इट वाज द एज ऑफ द रीज़न, और इसी एज को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, इन विच मैन प्राइडेड देमसेल्फ फॉर देयर रीजनेबल एटीट्यूड, गुड सेंस एंड काइंडनेस। के एज ऑफ रीज़न थी कि जिसमें लोगों को फ़ख्र होता था अपने रीज़नेबल एटीट्यूड पे, कि वो समझदार तरीके से जो है वो चीज़ों को हैंडल करते थे, गुड सेंस एंड काइंडनेस, और अच्छे तरीके से जो थे वो चीज़ों को हैंडल करते थे। इसके बाद हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं कि कौन से अहम हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे वो इस एज में पेश आए। तो वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो इस एज में पेश आए। इनमें से कुछ को हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि स्कॉटलैंड जो था इट गॉट एफिलिएटेड विद इंग्लैंड। इसके अलावा स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, मेथोडिस्ट चर्च यानी कि एक नया फ़िरका जो था ईसाइयत के अंदर उसका आगाज़ हुआ। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जंगें शुरू हो गई, फ्रांस की, स्पेन की और इंग्लैंड की जंगें शुरू हो गई आपस में, जो अमेरिकन इलाके थे उनके कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो अब इसमें अल्टीमेटली ब्रिटेन को कामयाबी हासिल हुई, फ्रेंच को अपनी चीज़ें छोड़ना पड़ी, स्पेनिश लोगों को भी वहाँ से मूव आउट होना पड़ा। लेकिन फिर जो अमेरिका में सिविल वार का आगाज़ हो गया, तो यूएसए जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ इस टाइम पीरियड में। और इसके अलावा फ्रांस के अंदर मोनार्की का इख्तिताम हुआ, और फ्रांस को जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट के तौर पे लोगों के सामने उभर कर आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज, ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा। जहाँ तक लिटरेरी फीचर्स का ताल्लुक़ है तो ये एक ऐसी एज है कि एन एज दैट स्टैंड्स इन बिटवीन रेनेसां एंड द रोमांटिक एरा। ठीक है, ये दोनों पीरियड्स के बीच की एज है। और द मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एरा आर सर्कल अराउंड द कन्वेंशनल टेनेट्स ऑफ रूल ऑफ फॉर्म। कि इसके अंदर जैसे कि जो
रेनेसां का टाइम पीरियड था, वहाँ पे कुछ उस पीरियड में राइटिंग्स के या लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, ठीक है, आज़ादी थी। तो अब ये जो क्लासिकल एरा था इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बहुत ज़्यादा बात होने लगी कि जो भी लिटरेचर होना चाहिए उसकी एक ख़ास जो है वो फॉर्म होनी चाहिए, उसके ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इसके अलावा प्रिसीजन के गलतियाँ ना हों, चीज़ें सीक्वेंशियल होनी चाहिए कि एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में चीज़ों को होना चाहिए, पाइस होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए चीज़ों के अंदर, प्रोपोर्शन यानी कि तनासुब रखना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अब पोइट्री जो है या फिर ऐसे जो है ये एक ऐसी फॉर्म है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी को रिटेन रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि न्यू क्लासिकल एज थी, मतलब कि पुराने दौर के रोमन राइटर्स जो हैं उनको फॉलो किया जाना था, उनको मतलब कि मॉडल बनाया गया था, तो जो मतलब कि पोइट्री उन्होंने लिखी उसको मॉडल बनाया गया और उस मॉडल के ऊपर फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए गए कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट मस्ट बी फॉलोड इन द पोइट्री। और इसके अलावा रिस्ट्रेंट यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना और रेशनैलिटी की बात होती थी कि जो भी आपकी पोइट्री हो, जो भी पीस ऑफ लिटरेचर हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अक्ल और दानिश की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली उसके अंदर जज्बात यानी कि इमोशंस जो थे, इमोशंस से रोका गया और रेशनैलिटी यानी कि अक्ल की बातें जो हैं वो पोइट्री के अंदर और मतलब ड्रामास के अंदर करने की तलकीन की गई, डायरेक्शंस दी गई। अब ऐसे पोइट्री जो है ऑब्वियसली पोइट्री होती है और उसका ताल्लुक जो है वो इमोशंस के साथ होता है। तो पोइट्री के अंदर अगर आप रीज़न प्रेजेंट करेंगे, अक्ल की बातें करेंगे, तो वो ऑब्वियसली उसका इम्तजाज जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता। इसके अलावा जो न्यू क्लासिकल एरा का लिटरेचर है इसके अंदर एनॉर्मस प्रोग्रेस यानी कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखाई दी हमें प्रोज़ के अंदर ना, तो ख़ासकर प्रोज़ के अंदर जो लिटरेरी जॉनरा है नावल का, ये 18th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ। बट पोइट्री वॉज नॉट लैगिंग बिहाइंड इन दिस एरा एज वेल। लेकिन इस एज में ऐसा नहीं है कि पोइट्री जो है वो पसे पर्दा चली गई थी, लेकिन नावल जो है उसकी राइज़ हुई और उसके ऑडियंस जो थे वो एक ख़ास किस्म के ऑडियंस थे जो कि न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो नावल्स को पढ़ना पसंद करती थी। और इस एरा के कुछ अपने ख़ास लिटरेरी फीचर्स हैं जो कि इस एरा को बाकी चीज़ों से जो है वो डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, और उन फीचर्स को हम नीचे वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू क्लासिकल पोइट्री। पोइट्री की जो फॉर्म थी बेटा, इट कंटिन्यूड टू फ्लरिश इन द न्यू classical age as well. However, what happened is that in the new classical age, as they were following the models of the Augustan writers, तो इनका ज़्यादा फोकस जो था वो फॉर्म पे था, यानी कि जो उसकी अपीयरेंस है या जो उसकी लुक है या जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ये कपलेट होना चाहिए, 2 लाइनें हों और वो आखिर में उनको राइम करना चाहिए, या अगर एलिट्रेटिव है तो सारी लाइंस को एलिट्रेटिव होना चाहिए। इस टाइप की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन पे एक्सेसिव जो है वो फोकस था न्यू क्लासिकल पोइट्री का। तो जहाँ तक ताल्लुक है न्यू क्लासिकल पोइट्री की रिप्रेजेंटेशन का, तो अलेक्जेंडर पोप जो है ये न्यू क्लासिकल एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट समझा जाता है, और इसकी पोएम जो है एक मॉक एपिक है, रेप ऑफ द लॉक। ये 1712 के अंदर लिखी गई थी। तो रेप ऑफ द लॉक जो है उसको अहमियत हामिल है रिप्रेजेंटेटिव पोएम होने की। अच्छा, मॉक एपिक और एपिक में जो है ये काफ़ी डिफरेंस है, आपको समझना होगा कि एपिक जो होती है, एपिक एक ऐसी पोएम होती है कि जिसका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत ग्रैंड होता है, यानी कि बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, और उसको एम्बिक पेंटामीटर के अंदर मतलब कि पोएटिक जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे होते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो एक अच्छी शानदार किस्म की लैंग्वेज उसकी होती है। जो दूसरी क्वालिटी एपिक की होती है वो होती है उसका टॉपिक। आप अगर फर्स्ट एपिक का मतलब कि देखें बेओवुल्फ का, तो वो एक ह्यूमन हीरो है जो कि मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है ना, ठीक है। तो बहुत बड़ी जंग है उस दौर के लोगों की नज़र में ना, कि वो भी मॉन्स्टर्स को जो है वो शिकस्त दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएँ जॉन मिल्टन पे आ जाएँ, तो उसने भी एपिक को कंटिन्यू किया और उसने एपिक लिखी, और उसकी जो एपिक की
लैंग्वेज है वो इंतहाई शानदार किस्म की लैंग्वेज है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स किस्म के वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, पोएटिक स्टाइल उसका बहुत अच्छा है, और उसका मतलब कंटेंट जो है वो फॉल ऑफ द मैन है। एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर एक इंसान के लिए आलमोस्ट जो है वो जितने भी लोग जो कि डिवाइन रिलीजन्स पे यकीन रखते हैं, जिसमें क्रिश्चियंस शामिल हैं, ज्यूज़ शामिल हैं, मुस्लिम्स शामिल हैं, ठीक है, सब लोगों के लिए वो इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। मॉक एपिक ऑन दी अदर हैंड जो होती है वो डिफरेंट होती है। मॉक एपिक जो है इसमें एक चीज़ जो है वो लैक करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर तो पोएम की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, बड़ी शानदार किस्म की लैंग्वेज में बड़े कम्प्लेक्स किस्म के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उस पोएम के अंदर, लेकिन टॉपिक जो है वो एक आम सा टॉपिक है, तो वो मॉक एपिक कहलाएगी। दूसरी चीज़ ये कि टॉपिक आपका ग्रैंड नेचर का है, लेकिन उसको आपने आम आदमी की ज़बान के अंदर अगर लिख दिया है तो फिर भी वो मॉक एपिक कहलाएगी। रेप ऑफ द लॉक जो है इसकी जो लैंग्वेज है वो इंतहाई मतलब कि ग्रैंड लैंग्वेज है, ग्रैंड लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है, शानदार किस्म की लैंग्वेज है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उस एज के उसको उसने फॉलो किया है, मतलब के पोप ने। द इशू इज़ देयर कि टॉपिक जो है वो इसका इंतहाई ट्रिवियल नेचर का है, गैर अहम किस्म का टॉपिक है। रेप ऑफ द लॉक मीन्स कि एक खातून है बेलिंडा, बेलिंडा जो है उसके बालों की लिट जो है वो ज़बरदस्ती काटी जाती है, ठीक है, तो ये इसका टॉपिक है। और सारी चीज़ें जो हैं उनको इंतहाई ग्रैंड अंदाज में बेलिंडा का तैयार होना पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई जंगजू जो है वो अपनी मुहिम पे जा रहा होता है। फिर इसके अलावा उसने सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया है कि उसके बालों की हिफाजत के लिए कोई और मखलूक है, तो उसके चेहरे की हिफाजत के लिए कोई और मखलूक है, उसके कपड़ों की हिफाजत और कपड़ों के ख्याल रखने के लिए कोई और मखलूक है बेलिंडा की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों की नज़र पड़ती है उसकी खूबसूरती पर, और वो ये कहते हैं कि ये जो इसका लॉक है इसको हमने किसी तरीके से काटना है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो आखिरकार बेलिंडा का लॉक जो है, बालों का लॉक, उसको काटने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मॉक एपिक है। इसके अलावा ऐसे जोन क्रिटिसिज्म है इसमें से कुछ लाइंस जो हैं वो हम डेली लाइफ में मतलब के कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू अर्र इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, अ लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग, फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो ये चंद लाइंस हैं जो कि हम डेली लाइफ के अंदर मतलब कोट करते हैं, और ये लाइंस जो हैं ये भी अलेक्जेंडर पोप के जो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है उसमें से ली गई हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ब्रिलियंट पोइट्स है जिसमें टॉमस ग्रे का नाम है, इसने एलिजी लिखी है इन दी कंट्री चर्च यार्ड, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम है। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है इसने पोइट्री भी लिखी है और इसके अलावा इसने प्लेज भी लिखे हैं। पोएम इसकी जो है वो द डिजर्टेड विलेज है। प्ले एक इसका है, इस वक्त तो उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैर जब आगे इस पे ओलिवर गोल्डस्मिथ पे ड्रामा में डिस्कशन आएगी तो यकीनन उसका नाम वहाँ पे लिखा होगा, तो उसको हम जो है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सैमुअल जॉनसन जो है इसने सैटायर जो है वो इस फॉर्म को भी अपनाया है, और सैटायर में भी इसने वर्सेस लिखी हैं, जैसे कि लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज़ के नाम से है। मेन फीचर पोइट्री का जो है वो एक्सेसिव फोकस है ऑन द फॉर्म ऑफ द वर्स, कि जो लिखने का अंदाज है, जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए। लैंग्वेज के रूल्स जो थे वो ले किए गए, और जितने भी पोइट्स थे उनको कहा गया कि इन लैंग्वेज के जो रूल्स हैं इनको फॉलो किया जाए, शायरी के रूल्स को फॉलो किया। मतलब कि कंटेंट जो था पोइट्री का कि वो जिस सब्जेक्ट पे लिखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि रेप ऑफ द लॉक जो है उसका कंटेंट क्या है, टॉपिक उसका क्या है, छोटा सा टॉपिक है जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए अहमियत नहीं रखता ना, रेप ऑफ लॉक। तो यहाँ पे इशू ये था कि कंटेंट पे कोई फोकस नहीं था, आम किस्म का कंटेंट, इनसिग्निफिकेंट किस्म की बातें होती थी, और उनको जो है वो लैंग्वेज पे सारा फोकस था कि ऐसे समझा जाता था कि मतलब कि पोइट्री जो है वो सिर्फ लैंग्वेज ही है, कंटेंट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब न्यू क्लासिकल एज के ये रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हार्श होना शुरू हो गए तो इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन आया, और वो जो रिएक्शन था उसने एक नई पोइट्री
की फॉर्म को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं रोमांटिक पोइट्री, ठीक है। तो वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। रोमांटिक पोइट्री जो है, या फर्स्ट रोमांटिक पोइट जो है वो विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक की पोएम दी एप्पल पिकिंग है। यकीनन इसको आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, द एप्पल पिकिंग को ना BA लेवल पे ये पढ़ाई जाती है सिलेबस में। तो लेकिन जो असल रोमांटिक एज का जो आगाज़ है वो जब पब्लिकेशन हुई लिरिकल बैलेड्स के नाम से किताब है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और सैम्यूल टेलर कॉलरिज जो है, इसने जब ये किताब लिखी लिरिकल बैलेड्स के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने कुछ नज़में छापी, 1798 के अंदर ये किताब छपी। तो इससे यहाँ से फिर जो फॉर्मल रोमांटिक मूवमेंट है उसका आगाज़ होता है। न्यू क्लासिकल एज में चूँकि एजुकेशन माशरे में काफ़ी हद तक फैल चुकी थी, मिडिल क्लास और इवन लोअर मिडिल क्लास के लोग जो थे वो एजुकेटेड थे, पढ़ना लिखना जानते थे, तो इस वजह से लोगों के अंदर पढ़ने का शौक़ जो है वो उभरा। अब इस शौक़ को पूरा करने के लिए लिटरेचर का एक नया जॉनरा या नई किस्म जो थी उसने जन्म लिया, जिसको हम कहते हैं नावल, ठीक है। नसर जो है बेसिकली, प्रोज का मतलब नसर होता है ना, तो नसर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसमें एसेज भी आते हैं, इसमें ड्रामा भी आता है और इसमें नावल भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेज की। तो जहाँ तक प्रोज का ताल्लुक है तो इसमें अगेन डॉक्टर जॉनसन का नाम आता है। डॉक्टर जॉनसन जो था ही वाज बेसिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल, ठीक है, कुबड़ा सा था, बैक मतलब के बोन का इसका इशू था, तो ही वाज अनएबल टू लीव हिज हाउस, घर में बैठा रहता था। तो ही हैज़ रिटन अ लॉट, इसने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। तो एक इसकी किताब है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि तनकीद के अंदर इसकी किताब है प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर ये शेक्सपियर के ड्रामाज और उसका जो आर्ट है उसकी एक तो तारीफ़ काफ़ी ज़्यादा करता है, फिर उसके अलावा वो ये बताता है कि जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं इसकी, दे आर ट्रू टू नेचर, दे आर एक्चुअली नेचुरल, दे आर नेचुरल बिकॉज जो रियल लाइफ है, जो रियल लाइफ होती है, इट इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजिडी एज वेल एज कॉमेडी, कि हर एक इंसान जो है उसको ज़िंदगी में हैप्पीनेस का भी सामना करना पड़ता है और उसको सॉरो जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक वो इस बात पे इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। इसके अलावा डॉक्टर जॉनसन की जो एक और कंट्रीब्यूशन है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी जो है वो लिखी गई, और इस डिक्शनरी को डॉक्टर जॉनसन जो था इसने कंपाइल किया। इसके अलावा जोसेफ एडिसन और सर रिचर्ड स्टील जो हैं, they begin publication of the newspaper called the Tatler and the Spectator। तो अखबार जो थी इसने भी मतलब कि जन्म लिया। अखबार जो है ऑब्वियसली प्रोज यानी कि नसर की फॉर्म में लिखी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा राइटर्स जो थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। जी बेटा, इसके अलावा राइटर थे एडवर्ड गिब्बन। एडवर्ड गिब्बन जो हैं इन्होंने एक हिस्ट्री की बुक लिखी जिसका टाइटल था द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इट वाज रिटन इन बिटवीन 1776 एंड 1789। इसके अलावा सैम्यूल जॉनसन की बायोग्राफी जो है, चूँकि सैम्यूल जॉनसन वाज अ सिग्निफिकेंट राइटर ऑफ दैट एज, तो इसको जेम्स बॉसवेल ने लिखा है, द लाइफ ऑफ सैम्यूल जॉनसन। इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट जो है इसकी द बैटल ऑफ द बुक्स है, और एक इसका ऐसे है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, और इसके अलावा एक और इसकी बुक है उसको गुलिवर ट्रेवल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग या फिर प्रोज जो है उसके अंदर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा डिक्लाइंड एंड द ओनली सिग्निफिकेंट वर्क्स इन दिस genre were John Gay's The Beggar's Opera, a pantomime, comedies following the trend of restoration drama, Oliver Goldsmith। जब ऊपर ओलिवर गोल्डस्मिथ पे डिस्कशन हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक इसका ड्रामा है और वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है।
उस ड्रामे का नाम है शी स्टूप्स टू कंकर। आई फॉरगॉट दैट नेम एट दैट मोमेंट। तो द ड्रामा इज़ शी स्टूप्स टू कंकर। इसके अलावा कुछ और भी जो राइटर्स थे जिसमें शेरिडान शामिल है। शेरिडान का द राइवल्स है, द स्कूल ऑफ स्कैंडल्स और द क्रिटिक। ये जो सब ड्रामाज हैं ये उसी जो मतलब कि ट्रेडिशन था कॉमेडी का उसको फॉलो कर रहे थे। तो शी स्टूप्स टू कंकर जो है इसका थीम अगेन लव एंड मैरिज, जो कि अपर क्लास ऑफ इंग्लिश सोसाइटी थी उस दौर में। तो चूँकि उनका कंसर्न जो था वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमता था। इससे पहले जितनी कॉमेडीज़ हमने देखी हैं उनके अंदर भी यही चीज़ है। इसमें खातून केट है, उसका जो फादर है वो उसका रिश्ता तय करता है अपने एक दोस्त के बेटे के साथ, उसका नाम मार्लो है। केट जो है वो एक एडवेंचरस नेचर की खातून है और उसको रियलाइज़ होता है कि मार्लो जो है ही इज़ अ शाय मैन, वो इंतहाई शर्मीला किस्म का लड़का है और उसको ख़वातीन की कंपनी में बातें करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो शी स्टूप्स टू कंकर जो है इसके अंदर एक और सब प्लॉट है। कॉन्स्टेंस जो कि केट की कज़न है उसका और एक उसका बॉयफ्रेंड है मिस्टर हेस्टिंग, उनकी आपस में शादी जो है वो भी बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की कहानी है जिसको जोड़ा गया है। इसके अलावा जो मतलब कि डिस्गाइज़ का जो एलिमेंट था जिसको शेक्सपियर ने यूज़ किया था और उसके बाद जो आने वाले प्ले राइटर्स हैं उन्होंने भी डिस्गाइज़ को फॉलो किया। तो डिस्गाइज़ का एलिमेंट भी हमें ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो ड्रामा है शी स्टूप्स टू कंकर इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है, इसमें शी स्टूप्स टू कंकर जो है इसको एक अच्छा ड्रामा समझा जाता है। अब हम बात करते हैं नावल की। फिक्शन एंड स्पेशली नावल बिगिन टू evolve in the following are enlisted some of the most popular literary works in this regard। कि ये जो टाइम पीरियड था, ये जो एज थी, इसमें नावल का एवोल्यूशन हुआ। नावल का जो एवोल्यूशन है इसको शेप करने में काफ़ी चीज़ों का हाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हाथ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसकी वजह से लोगों के पास जो निचले तबके के लोग थे उनके पास भी अर्निंग के उनको मौके मिले, उनको पैसा मिला और उन्होंने अपनी औलादों को एजुकेट करना शुरू किया। जब एजुकेटेड क्लास की तादाद में इजाफा हुआ तो ऑब्वियसली जो उनकी एंटरटेनमेंट थी उसको जो एंटरटेनमेंट की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए नावल की फॉर्म जो थी उसको इन्वेंट करना पड़ा, क्योंकि उस दौर में ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी जो है जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और इस टाइप की चीज़ें तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, थिएटर्स होते थे, थिएटर्स के टिकट्स थे और वो टिकट्स जो है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो निचले तबके के लोगों के लिए और इन पर्टिकुलर औरतों की जो एंटरटेनमेंट की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए उस एज में नावल जो था इसको इन्वेंट किया गया। नावल्स जो थे ये प्रोज में लिखे जाते थे, लेंथी स्टोरीज़ होती थी और लोग जो थे उन कहानियों को मतलब ग्रुप्स की फॉर्म में बैठ के पढ़ते थे और उससे एंटरटेन होते थे। तो जहाँ तक इस दौर के मशहूर प्रोज वर्क्स का ताल्लुक़ है तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल गुलिवर ट्रेवल्स आता है और इसको लिखा किसने है? जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, गुलिवर ट्रेवल्स जो है ये एक 4 सफ़रों पे मुश्तमिल जो है, मतलब कि गुलिवर एक बंदे का नाम है जो कि मुख्तलिफ लैंड्स में सफ़र करता है। ठीक है, ही ट्रेवल्स टू वेरियस लैंड्स एंड दीज वेरियस लैंड्स आर रूल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इसमें वो लिलीपुट में जाता है, लेप्यूटा में जाता है, लैंड ऑफ हेनानिम्स है वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो 3-4 मुख्तलिफ लैंड्स हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस पर मूवी जो है वो गुलिवर ट्रेवल्स के नाम से अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद द विकर ऑफ वेकफील्ड, अ नावल बाय गोल्डस्मिथ, लेकिन गोल्डस्मिथ का ड्रामा जो है शी स्टूप्स टू कंकर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, नावल सिग्निफिकेंट नहीं है। पिकरस नावल्स जो थे बाय डैनियल डेफो, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो, जी डैनियल डेफो का नाम ऊपर आया था, रॉबिन्सन क्रूसो इसका नावल है और मॉल फ्लैंडर्स जो है। रॉबिन्सन क्रूसो से तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है हम वाकिफ़ हैं इसकी
मूवी जो है वो यूट्यूब पे यकीनन अवेलेबल होगी रॉबिन्सन क्रूसो की, अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल सकती है। पिकरस नावल वो नावल होता है कि जिसमें जो सेंट्रल करैक्टर है वो मूव करता रहता है एक जगह से मतलब कि दूसरी जगह, और उसकी नज़र से जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद स्मॉलेट जो है उसका नावल है द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर और द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम। इनको सिर्फ टेक्स्ट के नाम जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद एपिस्टली नावल आ गया। एपिस्टली नावल का मतलब क्या है कि ऐसा नावल जो कि एपिसोड्स के अंदर छापा गया, किस्तों के अंदर छापा गया। चूँकि उस दौर में रसाले और अखबारें जो थीं ये लॉन्च हो चुके थे, तो अखबारों और रसालों की फॉर्म में जो थे फर्स्ट टाइम जो नावल था वो सैमुअल रिचर्डसन ने लॉन्च किया। और जो इसका सैमुअल रिचर्डसन के 2 नावल हैं, सबसे पहला जो नावल है पामीला है और दूसरा इसका नावल है क्लैरिसा। पामीला को इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नावल जो है वो तस्वुर किया जाता है। इसके बाद फैनी बर्नी है, इसने एवलाइन के नाम से नावल लिखा है। हेनरी फील्डिंग आ गया। हेनरी फील्डिंग जो है एपिक इन प्रोज नावल्स एंड कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा जाता है इसके नावल्स को, ठीक है। इसका नावल टॉम जोन्स और जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा गया। जोसेफ एंड्रयूज़ जो था ये इसने पामीला के आंसर में लिखा था, जिसमें पामीला को एक जो है वो वर्चुअस खातून के तौर पे प्रेजेंट किया गया जो कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है हर कंडीशन पे, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में जो नावल था हेनरी फील्डिंग ने लिखा और वो नावल जोसेफ एंड्रयूज़ कहलाता है। इसके अलावा जोसेफ एंड्रयूज़ जो है ये भी एक पिकरस नावल है जिसमें हीरो जो है उसके साथ जो उसके एडवेंचर्स हैं और उसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके साथ साथ जो उसके एडवेंचर्स हैं वो सारे के सारे डिपिक्ट किए गए हैं। उसके बाद लॉरेंस स्टर्न आता है। इसने ह्यूमरस नावल जो था फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के अंदर लिखा और इसका टाइटल था लाइफ। इसके बाद ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी बाय लॉरेंस स्टर्न है। इसके बाद गॉथिक नावल्स आ गए, ठीक है। गॉथिक नावल्स वो नावल्स के जिनके अंदर हॉरर का जो एलिमेंट है वो आता है, ठीक है। तो इसमें द कास्टल ऑफ ओट्रांटो है, इट इज़ रिटन बाय हॉरेस वॉलपूल। हॉरेस वॉलपूल का नाम जो है ये भी लिटरेचर के सर्कल्स में लिया जाता है। द मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो है और द इटालियन है, इसको एन रेडक्लिफ ने लिखा है। गोथिक नावल जो है ये एक अलग से जॉनरा है ना, ठीक है, नावल की एक अलग से टाइप है। तो इसके अपने राइटर हैं जिसमें सबसे मशहूर जो नावल है वो फ्रैंकनस्टाइन है एंड फ्रैंकनस्टाइन वाज रिटन बाय मैरी शेले। अच्छा, द मॉन्क है, द फेटल रिवेंज है, इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स रॉबर्ट मिटर्न। अच्छा, इसमें बेटा जो है वो हॉरेस वॉलपूल और एन रेडक्लिफ के नाम अहम है और इनके जो द इटालियन और द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो जो है इनके सिर्फ नाम आपने याद रखने हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये फलां फलां राइटर ने लिखी हैं। सो हियर इट इज़ important to mention that new classical writers experimented with vocabulary, invented new words as well as regularized English grammar। कि इन्होंने लैंग्वेज पे भी काम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शुरू में कि न्यू क्लासिकल एज के अंदर जो फोकस था वो ज़्यादातर लैंग्वेज और फॉर्म पे था एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज। तो फिर इंग्लिश की मतलब ग्रामर जो थी वो भी ऑर्गेनाइज की गई, न्यू वर्ड्स जो थे उनको भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐड किया गया, न्यू वर्ड्स को इन्वेंट किया गया। complex bodically metaphysical language such as Shakespeare used in his major tragedies was clarified and simplified। इसके अलावा कुछ कोशिश की कि जो शेक्सपियर की कम्प्लेक्स लैंग्वेज थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि आम लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। तो अब हम जो है वो बात करेंगे जो अहम राइटर्स हैं न्यू क्लासिकल एज की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट राइटर्स के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुके हैं। अलेक्जेंडर पोप है पोएट्री में,
इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। जोनाथन स्विफ्ट है, ही वॉज द प्रोज राइटर और इसने प्रोज में काफ़ी काम किया। नावल जो है ये इस न्यू क्लासिकल एज का सबसे बड़ी मतलब कंट्रीब्यूशन समझी जाती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो नावल में डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग का नाम है, ठीक है। डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो जो है इट इज़ द फर्स्ट नावल, ठीक है। उसके बाद एपिस्टलरी नावल यानी कि अक्सात वाला नावल आ गया, उसमें सैमुअल रिचर्डसन ने पामीला लिखा। फिर हेनरी फील्डिंग ने उसका जो आंसर दिया जोसेफ एंड्रयूज़ की फॉर्म में, वो भी एपिस्टलरी नावल था, एज वेल एज इट वाज अ पिकरस नावल। तो अब हम जो है वो बात करते हैं फर्स्ट राइटर की, अलेक्जेंडर पोप की। अलेक्जेंडर पोप जो था, ही वाज एन 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, 18वीं सदी का अंग्रेज़ी शायर था। और जो व्हाट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर इज हिज मॉकिंग वर्स एज वेल एज ट्रांसलेशन ऑफ होमर के। एक तो इसने होमर्स की ट्रांसलेशन की, दूसरा ये कि मॉकिंग जो थी लोगों की, इनके मजाक उड़ाना, या इस सेंस में इसने काफ़ी पोइट्री की है जी बेटा। अलेक्जेंडर पोप जो है इसकी ना कोटेशंस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ही इज़ थर्ड मोस्ट रिपीटेडली साइटेड ऑथर, यानी कि लोग जो हैं उसकी कोटेशंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दी विलियम शेक्सपियर नंबर 1 पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोटेशंस विलियम शेक्सपियर की यूज़ होती हैं। दूसरे नंबर पे एल्फ्रेड टेनिसन है, ठीक है। जो थर्ड नंबर है वो अलेक्जेंडर पोप का है। ये पिक्चर है इसकी जो कि ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अंदर मौजूद है जी। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि अलेक्जेंडर पोप की पोएम है, इट वाज कंपोज्ड इन 1711। दिस पोएम इज़ कंपोज्ड इन हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन्स का स्टेंजा होता है और इसकी जो आखिरी लाइन्स हैं दोनों वो आपस में राइम करती हैं, यानी कि आखिरी जो उनके वर्ड्स होते हैं वो राइमिंग होते हैं। ये जो इसकी मतलब के पोएम है, इसके अंदर कुछ न्यू नहीं है, बस इसने ये किया है कि जो पुराने जो एंशिएंट राइटर्स थे उनके इम्प्रेशन और जो उनकी मतलब के बातें हैं उनको असेंबल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ज़ाहिर है ये जो पोएम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोटेबल लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे मशहूर लाइन है, टू अर्र इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, के गलती करना जो है ये इंसान का काम है और माफ़ करना जो है वो डिवाइन, यानी कि जो इंसानों से बड़ी ताकत होती है अल्लाह ताला जो है ये उसका काम है। इसके अलावा इसकी पोएम ये जो है इसके अंदर नेचर का भी मतलब के तज़किरा है, लेकिन नेचर का तज़किरा ऐसे नहीं जैसे कि रोमांटिक पोइट्स के यहाँ है, ठीक है। नेचर को सिर्फ ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि जो नेचर है उसके कुछ यूनिवर्सल नेचुरल लॉज होते हैं, उन लॉज को जो है वो जैसे इसके अंदर प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा कुछ और पोइम्स हैं इसकी जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। इसमें ओड ऑन सॉलिट्यूड है, पेस्ट्रल्स है, द रेप ऑफ द लॉक मैंने आपको बताया था कि मोस्ट सिग्निफिकेंट उसका वर्क है वो रेप ऑफ द लॉक है। इसके बाद विंडसर फॉरेस्ट है, ट्रांसलेशन ऑफ इलियड है जो कि इलियड को इसने ट्रांसलेट किया, द डंकियड है, और इसके अलावा एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट, ठीक है। तो ये इसकी मशहूर पोइम्स हैं। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाई जाती है वो द रेप ऑफ द लॉक है, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी पोइट्री का स्टाइल है तो इसने आर्गॉट यानी कि मुश्किल जो वर्ड्स हैं जो कि एक ख़ास तबका जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करता है उसको एम्प्लॉय नहीं किया, बल्कि इसने कोलोकियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, जो उनकी लैंग्वेज है उसको इसने एम्प्लॉय किया है, उस लैंग्वेज को इसने यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टाइल है वो मैच्योर स्टांस है, कंपोजर है, और रेगुलेशंस जो हैं उसको इसने काफ़ी हद तक फॉलो किया है। इसके अलावा चूँकि
आपको ऑलरेडी ये चीज़ बताई जा चुकी है कि इस एज के जो न्यू क्लासिकल एज के लोग थे वो बेसिकली एंशंट ग्रीक्स और एंशंट रोमन्स के वर्क को और उसके स्टाइल को फॉलो करते थे और उसी को रिक्रिएट करना चाहते थे। इस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो जो स्टाइल है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल हमें इसके अंदर नज़र आता है। रेप ऑफ द लॉक जो है वो जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन यानी कि उस एज के जो लोग हैं उनकी जो पर्टिकुलरली जो अपर क्लास है उसके ऊपर स्टायरिकल कमेंट्री है, यानी कि तंज मतलब किया गया तंजिया अंदाज में इसके ऊपर कमेंट्री की गई है और इसमें ब्रिटिश लीगल सिस्टम जो है इसको भी तंज का निशाना बनाया गया। ठीक है, मॉक हीरोइक फॉर्म में या फिर मॉक एपिक की फॉर्म में इसको लिखा गया है। मॉक एपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है। तो इसके अंदर इसने सटायर का यूज़ किया है, मॉकरी का यूज़ किया है, मिमिक्री का यूज़ किया है यानी कि नकलें उतारी हैं और जो मतलब कि जो माशरा है उसके अंदर जो प्रीवेलिंग नॉर्म्स हैं, जो प्रीवेलिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मतलब माशरे के आइडियल्स हैं उसको इसने रिडिक्यूल किया है। ठीक है, यानी कि उनका मजाक उड़ाया है और वो जो इमोरलिटी और जो इरेशनैलिटी है उसको इसने वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया है। ठीक है, तो अपने हिसाब में जो रेप ऑफ द लॉक है ये इनकम्पेरेबल मॉक एपिक मतलब कि पोएम, एक ऐसी पोएम कि जिसका जो है वो किसी चीज़ के साथ मवाजना नहीं किया जा सकता। सटायर है इसके अंदर, ठीक है, तंज कहते हैं ना सटायर को, कि तंज है और ये जो तंज सटायर होता है इसका जो मकसद होता है वो होता है रेफर्मेशन, कि तंज किया जाता है और उसके ज़रिए जो माशरा है, जो सोसाइटी है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी थी द रेप ऑफ द लॉक। अब हम बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट की। स्विफ्ट जो है अगेन इसके अंदर हमें वही जो स्टाइल है जो कि उस एज में प्रीवेल कर रहा था, सटायर। ठीक है, तो सटायर जो है इसका अगेन जोनाथन स्विफ्ट ने भी यूज़ किया है। जी, तो सटायर की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें कि इसकी डेफिनेशन एक्चुअल है क्या, तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कि द सटायर इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमर, कि मजाक का इस्तेमाल, आयरनी का इस्तेमाल, एग्जेजरेशन का इस्तेमाल यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, रिडिक्यूल यानी कि लोगों का तमस्खर उड़ाना, उसका इस्तेमाल टू एक्सपोज ताकि एक्सपोज किया जा सके, एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और वॉइसेस, के लोगों की जो अहमकाना हरकतें होती हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सके और उनको जो है वो पॉइंट आउट किया जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सटायर कहते हैं। डेफिनेशन अब ऊपर आपके पास बेटा आ गई है, तो इफ़ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी इट। तो जोनाथन स्विफ्ट जो था ही वाज एन आयरिश राइटर, आयरलैंड से इसका ताल्लुक था, जर्नलिस्ट था और इसके अलावा बिशप पादरी भी था। ठीक है, इसने मतलब मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस थी इसकी। तो इसने जो इसकी पीस ऑफ लिटरेचर है उसमें सटायर का इस्तेमाल इसने काफ़ी ज़्यादा किया है। जहाँ तक जोनाथन स्विफ्ट की पर्सनैलिटी का ताल्लुक है तो वी कैन से दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर। ठीक है, सबसे जो अच्छा प्रोज राइटर वो है और जो दुनिया में अब तक जो जितने सटायर करने वाले लोग हैं उनमें से सबसे अच्छा सटायरिस्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ अ मिज़एंथ्रोप। मिज़एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, सच एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल कि जो कि इंसानों से नफ़रत करता है। ठीक है, तो इसका फ्लॉ जो सबसे बड़ा है जोनाथन स्विफ्ट का वो ये है कि ही इज़ अ मिज़एंथ्रोप, कि इंसानों से ये नफ़रत करता है। ठीक है, और ख़ासकर जो 18th सेंचुरी के जो लोग हैं या उस एज की जो चीज़ें थी उससे इसको शदीद नफ़रत थी। सिग्निफिकेंट वर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका गुलिवर ट्रेवल्स है एंड इट वाज रिटन इन 1726। अपनी लाइफ में कई दफ़ा इसने जो है वो लंदन का विज़िट किया और जो इसकी रेपुटेशन थी वो एसेज के ज़रिए, उसमें मॉडर्स प्रपोजल है वो भी एक ऐसे है इसका। ठीक है, तो अपने एसेज और अपनी राइटिंग के ज़रिए एक रेपुटेशन जो है वो इसने डेवलप की।
क्वीन एन के दौर में कि जो जोनाथन स्विफ्ट था, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन पॉलिटिकल एंड लिटरेरी सर्कल्स, ठीक है। इसके अलावा क्लब था स्क्रिबलरस क्लब, उसका ये फोर फादर था, उसका फाउंडर था। गुलिवर ट्रेवल्स के अलावा और भी इसके वर्क्स हैं। द बैटल ऑफ द बुक्स का नाम जो है वो पहले आ चुका है। अ टेल ऑफ अ टब इसका नाम नहीं आया। इन आर्गूमेंट्स अगेंस्ट एंड अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, और ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं। टेल ऑफ द टब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इट इज़ अ रिडिक्यूल ऑन द रिलीजियस, लिटरेरी एंड एकेडमिक ओवर इंटेलिजेंस ऑफ द सोसाइटी के जो माशरा है वो मज़हब के अंदर, अदब के अंदर और जो बाकी एकेडमिक चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा खोता जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का इसने तमस्खर उड़ाया अ टेल ऑफ द टब के अंदर। इसके अलावा ज़ाहिर इसने आयरिश बैकग्राउंड के हिसाब में भी कुछ ना कुछ जो है वो इंग्लिश गवर्नमेंट को मतलब कि तनकीद का निशाना बनाया, बिकॉज ही वाज एन आयरिश। और आयरलैंड का आपका पता है कि आज़ादी की जद्दोजहद स्ट्रगल जो है वो चल रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उस पर्सपेक्टिव में भी ही वाज नॉट एन इंडिविजुअल हु वाज इन द फेवर ऑफ इंग्लिश रूल। जो उसकी राइटिंग्स थी उसके पॉलिटिकल मकासद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसने अपनी राइटिंग्स को यूज़ किया टू एक्सपोज द पॉवर्टी इन आयरलैंड के अंदर जो गुर्बत थी, जो लोगों की मिजरेबल कंडीशंस थी, जो लोग भूख की वजह से, फाकों की वजह से मर रहे थे, जो ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, उन चीज़ों को इसने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए एक्सपोज करने की कोशिश की, मतलब कि ताकि वो जो हायर अप्स हैं उन तक इसकी बातें पहुंच सकें। जहाँ तक इसके गुलिवर ट्रेवल्स का ताल्लुक़ है तो ये अगेन स्टायरिकल वर्क है जिसमें उसने तंज का निशाना बनाया, और ऑब्वियसली तंज का मकसद क्या होता है, रेफॉर्मेशन होती है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें इसने जो इंग्लिश सोसाइटी है उसका जो लीगल सिस्टम है, जो उसका एजुकेशनल सिस्टम है, उसको तंज का निशाना बनाया। स्टाइल जो है उसके लिखने का वो बिटर सटायर है, मतलब कि बहुत ही जहरीला किस्म का तंज करता है, और जो हार्ड और हार्श रियलिटीज़ हैं उनको वो एक्सपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद जो उसका स्टाइल है या जो उसकी राइटिंग्स हैं, लोग मतलब कि बैठते हैं और उसकी राइटिंग्स को मज़ा से इंजॉय करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं न्यू क्लासिकल नॉवेलिस्ट जो हैं उनको। नावल की टर्म जो है बेटा ये फ्रेंच वर्ड नॉवेल या फिर इटालियन वर्ड नोवेला से ली गई है, और इसका मतलब क्या है, न्यू, ठीक है। न्यू इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर है ये एक नई फॉर्म थी प्रोज के अंदर जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इस एज के अंदर, ठीक है। तो नावल की टर्म शॉर्ट नैरेटिव ऑफ लव एंड एडवेंचर जो था उसके लिए अप्लाई होती थी, लेकिन ये जो लव एंड एडवेंचर की स्टोरीज थी ये रोमांसेस की कैटेगरी में नहीं आती थी, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के अंदर ये जो फॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, और डेवलपमेंट के बाद ये फिर आगे अब आज तक जो है वो देखें तो मेजर जो फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो मशहूर है वो नावल ही है। तो इसमें जो सबसे मशहूर राइटर है, सबसे जो मतलब कि पहला राइटर है इस कैटेगरी का वो डैनियल डेफो है। डैनियल डेफो इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल बिकॉज रॉबिन्सन क्रूसो जो कि उसका वर्क है, ठीक है, उसने यहाँ से ही नावल की फॉर्म का जो है वो आगाज़, ऑब्वियसली इससे पहले भी इस कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ वर्क्स जो थे वो लिखे जाते थे, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो जो है उसको पहला फॉर्मल नावल जो है वो उसका टाइटल दिया जाता है। तो जहाँ से इसका आगाज़ होता है नावल का, ये सेमी फिक्शनल या फिर फिक्शनल ऑटोबायोग्राफीज़ की फॉर्म में है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को अगर आप देखें तो वो भी बिल्कुल एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी सी दिखाई देती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है उसमें, कि कैसे वो एक जजीरे पे था, फिर उस जजीरे पे उसने जो है वो कंट्रोल हासिल किया, एक जो उसका
शख्स था उसको उसने ग़ुलाम बनाया और उसके बाद मिलकर ये जो इसकी वापसी होती है टूवर्ड द मेजर लैंड, इस कहानी को ऐसे डिस्कस किया गया। फिर इसके अलावा इसके और जो फिक्शंस हैं वो मेमोयर्स ऑफ कैविलियर है, कैप्टन सिंगलटन है, मॉल फ्लैंडर्स है, मॉल फ्लैंडर्स का नाम भी आता है, ठीक है। दो जो नावल्स हैं रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्लैंडर्स, इसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं सुनने में मिलता है या कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चंस में आ जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल नावल इसने लिखा अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। डैनियल डेफो जो है ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत अच्छा राइटर था। हु हैड मोर देन 500 बुक्स, पैम्फलेट्स एंड जर्नल्स ऑन हिज क्रेडिट की, इतनी ज़्यादा चीज़ें इसने लिखी। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में राइटर आते हैं वो है सैमुअल रिचर्डसन। इनका जो एपिस्टलरी नावल यानी कि अक्सात की फार्म में जो नावल आया था पामेला 1740 के अंदर, ये जो है वो कंप्लीट हुआ। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉडल मॉरलिस्टिक लेटर्स एड्रेस टू यंग लेडीज़, कि इसमें जो ख़वातीन जो हैं उनके जो इखलाकियात का जो लेवल होना चाहिए उसको डिक्टेट किया गया लेडीज़ के लिए, और अखबार में लेटर छपते थे लेडीज़ के नाम पे, ठीक है। तो वो जो पूरे लेटर्स की सीरीज़ है उसको हम पामेला नावल के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्लैरिसा इसका दूसरा नावल है। तो क्लैरिसा जो है ये एक अपोजिट सिचुएशन और दूसरी डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर लिखा गया। He is the first novelist who wrote love stories exploring the world of passion, feelings and psychology of the character, as well as initiating a debate on the specific roles of men and women। कि इसने जो मौजूदा नावल है उसको शेप करने में अपना किरदार अदा करता है ये रिचर्डसन, के जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा जो औरतों और मर्दों के मखसूस किस्म के किरदार हैं माशरे के अंदर, कि औरतों को कैसा होना चाहिए, मर्दों का कैसा, उस पे इसने बहस जो है वो छेड़ी। अब यही चीज़ जो थी, यही मतलब कि बहस आगे हेनरी जेम्स और जेन ऑस्टन के जो नावल्स हैं उनके अंदर भी जारी रही। तो ये वो इंडिविजुअल है कि जिसने नावल के करैक्टर्स को इन्वेंट किया, ठीक है। इसके अलावा एक स्टाइल जो है वो नावल को दिया। इसका करैक्टर्स का मेकअप कि उनको बनाया कैसे जाता है डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर, ठीक है वो। तो इसके अलावा बाकी जो इसके वर्क्स हैं पामेला और क्लैरिसा के अलावा, उसमें दी अप्रेंटिसेस वेड मैकम है, पामेला इन हर एक्साल्टेड कंडीशन, लेटर्स रिटन टू एंड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेंड ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। यहाँ पे ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है सैमुअल रिचर्डसन जी। तो हेनरी फील्डिंग जो है इसने अपने कैरियर का आगाज़ किया शामिला लिखने से। शामिला जो था ये जो सैमुअल रिचर्डसन का नावल था पामेला, उसकी पैरोडी थी, यानी कि उसकी नकल उतारी इसने, और उसके अंदर इसके जो डिसिटफुल एथिक्स हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा रिचर्डसन को जो है वो इसने मॉक किया उसके अपने दूसरे नावल में जोसेफ एंड्रयूज़ में भी। अगेन जो मतलब कि जोसेफ एंड्रयूज़ है इसको पामेला के भाई के तौर पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और जब आप इन ज़ाहिर नावल्स की मतलब कि कहानियाँ पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें पढ़नी भी पड़ेंगी, तो उसमें आपको इनकी स्टोरीज़ और जो इनकी आपस में राइवलरी थी उसका जो है वो कम्प्लीटली आइडिया होगा। सो जो हेनरी फील्डिंग के नावल्स हैं दे आर कॉल्ड अ कॉमिक, प्रोज एपिक एंड पिकरस नावल्स। इनकी डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई गेस आई डू नॉट नीड टू रिपीट इट अगेन। तो इसके जो नावल्स हैं दे डिपेंड अपॉन लाइवली एंड मॉकिंग sagacious recounter who comment and criticize the other characters, thus an evocation to the classic epics। हेनरी फील्डिंग जो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स राइटर था
यानी कि थोड़ा क्रिएटिव राइटर था इन अ सेंस कि जो इसका नावल है टॉम जोन्स, ठीक है, टॉम जोन्स का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है इसके नावल्स में से। टॉम जोन्स और जोसेफ एंड्रयूज़ जो हैं इनके नाम आते हैं, और इनकी मतलब कहानियों से आपकी जो है वो वाकफियत होनी चाहिए। तो टॉम जोन्स जो है इसका प्लॉट कम्प्लेक्स है, सिंपल प्लॉट, यानी कि एक स्टोरी पे मुश्तमिल नहीं बल्कि कम्प्लेक्स प्लॉट है, और बेताशा करैक्टर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। और इसने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, नावल्स, ये अपने दौर की जो सोशल लाइफ है ना, और जो सोसाइटी और जो लोगों का रहन सहन था, और जो इंडिविजुअल्स की जो सोच थी, वो एग्जैक्टली एज इट इज़ जो है वो डिपिक्ट की गई। क्योंकि जो भी राइटर होता है वो ऑब्वियसली मटेरियल जो है वो सोसाइटी से देख के लेता है ना, तो इसने भी सोसाइटी से देख कर ही मटेरियल हासिल किया। तो ऑब्वियसली जो उस एज के जो लोग थे उन लोगों को इसने और उनकी सोच को इसने डिपिक्ट किया, ठीक है। तो जहाँ तक इसके स्टाइल का ताल्लुक है, स्टाइल जो है इसका वो रियलिस्ट किस्म का स्टाइल है कि वो रियल करैक्टर्स को, ऐसे करैक्टर्स को प्रेजेंट करता है जो कि रियल लाइफ दिखाई देते हैं, और जो सिचुएशंस हैं इसके प्लेस के अंदर वो भी रियल लाइफ सिचुएशंस जो हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। और वो लोगों की हाइपोक्रेसीज और लोगों की फॉलीज़ के ऊपर हंसता भी है, और उनको उनके साथ शामिल हो जाता है, ठीक है, इंजॉय करता है उन चीज़ों को। अम्यूजिंग और रिडिकुलस किस्म की सिचुएशंस जो हैं वो उनको इंजॉय करता है। तो हिज नावल्स आर मोस्टली डिटेल्स टोल्ड डायरेक्टली बाय द नावलिस्ट by himself. Henry Fielding's style is considered to be an adopted from Cervantes, Spanish poet and the prose writer, and modeled into a new style in blending the comic style with the epic in order to criticize contemporary social situations. कि इसने दो चीज़ों को, कॉमिक यानी कि हंसी मज़ाक, और जो एपिक का स्टाइल है कि एक जो वाक़या है उसको बड़े ही मतलब कि ग्रैंड लैंग्वेज में और ग्रैंड अंदाज में प्रेजेंट करना, इसको इसने इंटरमिक्स किया है। और इसको इंटरमिक्स करने से ही हैज़ बीन एबल टू क्रिटिसाइज हिज कंटेम्प्रेरी सोशल सिचुएशंस, ठीक है। तो अपने बारे में वो खुद ही बात करता है कि ईच क्लास हैज़ इट्स ओन एब्सर्डिटीज़ एंड दीज ट्रेड्स शेड लाइट अपॉन those of the other levels. Therefore, a writer who deals with just a single class should not be considered as a big author. और फील्डिंग जो है वाकई उसने अपने नावल्स के अंदर हर एक जो इंग्लिश सोसाइटी की क्लास है उसको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। कि अपर क्लास की जो रिप्रेजेंटेशन है, अपर क्लास के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, लोअर क्लास के लोग जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास है उसके लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो लेट अस नाउ कंक्लूड दिस चैप्टर. So here we are concluding our discussion about the development of English literature, especially in genres of poetry, essay and novel, of very important era of English literature, that is the new classical era. The era is famous for its reason, सेंसिबिलिटी एंड रियलिज़म के रियल टू लाइफ जो चीज़ें हैं उनको फिक्शन के अंदर, उनको पोइट्री के अंदर, उनको एसेस के अंदर दिखाया जाए। जैसे कि मतलब कि बेकन है, हेनरी फील्डिंग हो गया, रिचर्डसन हो गया, सब लोगों ने रियल टू दी लाइफ चीज़ें जो हैं उनको दिखा। इवन के अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री जो है, या जोनाथन स्विफ्ट की जो एसेज या फिर उसकी मतलब के बुक्स हैं, तो उसके अंदर उन्होंने रियल लाइफ जो चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की। लोगों की एब्सर्डिटीज़, लोगों की फॉलीज़ जो हैं उनको एक्सपोज करके उनके ऊपर सटायर करने की कोशिश की। सटायर जो होती है ऑब्वियसली उसका मकसद जो है वो रेफर्मेशन होता है, ताकि लोग दे इम्प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करें और अपनी सिचुएशन को वो इम्प्रूव करें। रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग जो हैं दे आर द ग्रेट पिलर्स ऑफ इंग्लिश नावल के, उनको पिलर्स और फाउंडिंग फादर्स का दर्जा जो है वो हासिल है जहाँ तक इंग्लिश नावल का ताल्लुक है, ठीक है। तो नावल में इन लोगों को फाउंडिंग फादर का दर्जा हासिल है कि इन्होंने नावल की फॉर्म जो थी उसका आगाज़ किया। सो टू बी ब्रीफ, it is the new classical era which brought a sense of dignity, appropriateness and strength to English literature. The specific requirement was rules, form and structure to be
मेंटेन इन दी राइटिंग। रिक्वायरमेंट इस एज की या इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे उनकी यही थी कि जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको मेंटेन करें, जो पोइट्री लिख रहे हैं उसकी फॉर्म को मेंटेन करें, और स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का उसको आप मेंटेन करें। तो इस एज के अंदर काफ़ी जो है वो आउटस्टैंडिंग यानी कि अच्छे किस्म का लिटरेचर जो है प्रोड्यूस किया गया, जिसमें शी स्टूप्स टू कंकर शामिल है, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक शामिल है, रिचर्डसन के पास आए तो वहाँ पे पामिला है, जोनाथन स्विफ्ट के पास आए तो गुलिवर ट्रेवल्स और अ मॉडेस्ट प्रपोजल है। हेनरी फील्डिंग की बात करें तो हेनरी फील्डिंग के हवाले से जोसेफ एंड्रयूज और टॉम जोन्स आ जाता है, और वापस अगर डेनियल डेफो पे जाएं तो वहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो है। ठीक है, तो 17th सेंचुरी के लिटरेचर की हम यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो रोमांटिक एरा जो है यहाँ से और विक्टोरियन एरा जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ ऑन टेक केयर एंड गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।